Good morning, Nirmal. Good morning, Rajendra. Good morning, everyone. आज हमारा सिर्फ एसआई वाला एग्जामिनेशन का सिलेबस होने वाला है. हमारा कांस्टेबल वाला पूरा हो गया है. सिर्फ स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट छोड़ के. स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट जिस दिन भी होगा उस दिन आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा. उससे पहले वाले दिन. गुड मॉर्निंग जशन. चलो, तो आज हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट एंड टीम्स. ये सारे टॉपिक्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंडर आ रहे हैं, क्योंकि हम पहले वही वाला टॉपिक खत्म करने वाले हैं. पहले हम बात करेंगे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में. ट्रांजैक्शनल एनालिसिस होता है, पहले ये समझ लेते हैं. ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के बिहेवियर को समझना. वो लोग जो भी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उस चीज को समझना इज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. इट इज अ थ्योरी फॉर एनालाइजिंग ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज करने की थ्योरी है. और जिस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं, उस चीज को एनालाइज करने की थ्योरी है. ये नाम आपको याद होना चाहिए, एरिक बर्न. इन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी. साइकोथेरेपी की ये थ्योरी है इन 1950s. इस थ्योरी का ऑब्जेक्टिव ये है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है. वो सब चीजों को समझना इस थ्योरी का मेन पर्पस है. जैसा कि इस थ्योरी की फर्स्ट लाइन से ही हमें पता चल गया कि ये ह्यूमन बिहेवियर को समझती है. तो ह्यूमन बिहेवियर को समझने से क्या फायदा होगा? ह्यूमन बिहेवियर को समझने से ये फायदा होगा कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या वो कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं कर रहा है, या उसके जो काम है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, वो क्यों क्यों ऐसे इम्पैक्ट हो रही है, वो इस एक पर्टिकुलर तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है. वो चीज हमें पता चलेगी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को करने से. इसमें आती है 3 ईगो स्टेट्स. ये थ्योरी ये बोलती है कि एक पर्सन की, जो भी पर्सन बात करता है, उसमें 3 ईगो स्टेट्स होती है. पीपल इंटरैक्ट विद ईच अदर इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल पोजीशन. जो भी साइकोलॉजिकल पोजीशंस हैं, जो भी उनके बिहेवियरल पैटर्न है, पीपल आपस में जब इंटरैक्ट करते हैं तो उसी तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, उस चीज को ध्यान में रख के इंटरैक्ट करते हैं, और उसको बोलते हैं हम ईगो स्टेट्स. ठीक है. ईगो स्टेट्स होती है वो बहुत सारे लोगों में होती है, मतलब ऑलमोस्ट हर किसी में होती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल थिंग है. तो ईगो स्टेट इज नथिंग बट जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम अपनी और उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और बिहेवियरल पैटर्न को ध्यान में रख के जब बात करते हैं, उसको बोलते हैं हम ईगो स्टेट्स. जो भी पर्सन सोचता है, फील करता है, बिहेव करता है, वो सब चीजें आती हैं ईगो स्टेट्स में. और जनरली इसको हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं, और वो 3 कैटेगरीज हैं: पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो एंड चाइल्ड ईगो स्टेट. ये जो हमारा टॉपिक है ना, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एंड रीइंफोर्समेंट, लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट, ये सारे टॉपिक्स उठाए गए हैं साइकोलॉजी से. तो साइकोलॉजी का हम ये थोड़ा सा पार्ट कवर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में.
मैम जो ईगो स्टेट है वो आईडी ईगो सुपर ईगो नहीं होता। नहीं नहीं, वो वाले अलग है, वो वाले अलग है राजेंद्र। ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अंडर हम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए। क्या बोल रही थी मैं भूल गई। चलो कोई बात नहीं। पहली बात करते हैं पेरेंट ईगो स्टेट के बारे में। पेरेंट ईगो स्टेट क्या होता है? पेरेंट ईगो स्टेट इनकॉर्पोरेट करता है एटीट्यूड और बिहेवियर्स को जो भी इमोशनली सिग्निफिकेंट पीपल होते हैं, जो भी अपने इमोशंस को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उन लोगों की जो एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स हैं, उन लोगों के एटीट्यूड्स और बिहेवियर को इनकॉर्पोरेट करता है। Incorporate the attitude and behaviors of all emotionally significant people who serves as parent figure. There can be two type of parent states. दो टाइप की पेरेंट स्टेट्स होती हैं, और वो कौन कौन सी हैं? एक तो नर्चरिंग और एक है क्रिटिकल। नर्चरिंग पेरेंट ईगो स्टेट्स होती है जहाँ पे जैसे पेरेंट ईगो स्टेट से आपको क्या समझ आ रहा है कि पेरेंट के बारे में कुछ बात की जा रही है, पेरेंट जैसे लोगों के बारे में कुछ बात की है। अब वो कैसे होते हैं? वो या तो नर्चरिंग होते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लविंग होते हैं और परमिशन गिविंग होते हैं। या फिर दूसरे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं। तो ये दोनों टाइप के होते हैं, एक तो नर्चरिंग और एक क्रिटिकल। नर्चरिंग पेरेंट ईगोस क्या बोलता है? स्टेट इंक्लूड्स द नर्चरिंग साइड and can be soft, loving and permission giving। ऐसे लोग होते हैं। क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट कौन सी होती है? क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट होती है पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी कंटेन्स दी प्री जज्ड थॉट्स। जो भी प्री जज्ड थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, बिलीव्स होती हैं, जो भी हम ये मान लेते हैं, जो भी हम एजम्पशंस लगा लेते हैं, और वो चीजें हमने कहाँ से सीखी हैं? दैट वी लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो कि हम बचपन से सीखते आए हैं, वो सब चीजों को जो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि वो सब चीजें हमें बचपन से री की गई है, बार बार बताई गई है, इसलिए तो हम पर्टिकुलर तरीके से सोचना, फील करना या उसको मानना शुरू कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट। जब हमारी एक पर्सनालिटी का साइड कुछ चीजों को बिल्कुल एज्यूम कर लेता है, प्री जज कर लेता है, वो होती है क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट। और नर्चरिंग वाली होती है जहाँ पे एक सॉफ्ट, लविंग और परमिशन गिविंग जो स्टेट होती है हमारी, वो वाली। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको लोगों में क्लासिफाई कर रहे हैं, इट इज अ स्टेट। जब हर पर्सन की ये अलग अलग स्टेट होती है। आगे चलते हैं। आगे हमारा एडल्ट ईगो स्टेट। एडल्ट ईगो स्टेट होता है वो बिहेवियर जहाँ पे हम लॉजिक, रीजनिंग और अनइमोशनल तरीके से सोचते हैं। वो वाला बिहेवियर जहाँ पे हम लॉजिक के बारे में बहुत सोचते हैं, जहाँ पे हम साइंस के बारे में सोचते हैं, रीजंस के बारे में सोचते हैं, रैशनल के बारे में सोचते हैं, वो सब चीजों के बारे में जब सोचते हैं, वो होती है एडल्ट ईगो स्टेट। लाइक डॉक्टर्स, लाइक डॉक्टर्स नहीं नहीं, मतलब ऐसा है कि जैसे कोई भी पर्सन, जब हम ज्यादा लॉजिक के बारे में सोचने लग जाते हैं, इमोशंस के बारे में नहीं सोचते कि क्या फायदा है इस चीज का। जैसे हम बहुत बार सोचते हैं ना कि किसी चीज में पैसे लगा दें, और पैसे वो क्या दे रहे हैं? हमें सिर्फ खुशी दे रहे हैं। बट फिर हमें लगता है यार क्या लॉजिक है इस पैसे को लगाने का? वो सब जो स्टेट होती है ना, लॉजिक जहाँ पे हम देखते हैं, रीजंस देखते हैं जहाँ पर हम, वो स्टेट होती है एडल्ट ईगो स्टेट। लॉजिक, रीजंस, रैशनल और अनइमोशनल स्टेट होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस भी हम इसको कह देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस जो है हमारा, वो इसी स्टेट में होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस एंड रेशनल डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस के साथ सोचते देखते हैं और रैशनल डिसीजन मेकिंग के साथ जाते हैं। Identified by verbal and physical signs which include thoughtful concentration and discussion। क्या करते हैं हम? लॉजिक करते लेते हुए, लॉजिक सोचते हुए, रीजन सोचते हुए हम किसी से बात करते हैं, या फिर हम खुद में ही अपने आप से बात करते हैं। मतलब हम बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर चीजों को सोचते हैं। तो वो जो स्टेट होती है उसको बोलते हैं हम एडल्ट ईगो स्टेट। तो हमारी दो स्टेट्स हो गई, पेरेंट ईगो स्टेट एंड एडल्ट ईगो स्टेट। अब बात करते हैं चाइल्ड ईगो स्टेट के बारे में। ये जो बिहेवियर है ये तब होता है जब एक पर्सन बहुत ही ज्यादा इमोशनली रिस्पॉन्ड करता है। बहुत ही ज्यादा इमोशनली, जैसे कि उसको खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है, ये चीज करते हैं, चलो ये चीज करते हैं, कुछ करते हैं। जैसे ऑफिस में मान लो आप किसी के कोई दोस्त है आपका,
और वो उसने छुट्टी कर ली, तो आपका मन नहीं लगेगा, आपको पता है ऑफिस में, तो आप क्या करते हो, आप भी छुट्टी डाल देते हो। बट फिर एडल्ट ईगो स्टेट क्या होती कि आपको लगता है कि अगर आपने छुट्टी ली तो आपका काम सफर होगा, और उस छुट्टी के मारने में क्या क्या रीजन हो सकते हैं, वो सब चीजें जब आप सोचते तो वो होती एडल्ट ईगो स्टेट। तो यहाँ पे आप पूरा इमोशनली सोच रहे हो वो होती है चाइल्ड ईगो स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड ईगो इंक्लूड क्रिएटिविटी, कंफर्मिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिपेंडेंस, फियर एंड हेट। ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये सब आते हैं चाइल्ड ईगो स्टेट में। ये बेसिकली स्कूल लेवल्स में होती होगी। स्कूल लेवल्स में मतलब दिट्स आर नॉट लाइक कि उस लेवल पे होती होगी, उस लेवल पे होती होगी, हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो होता है, बट कभी भी हो सकता है। जैसे हमें कोई भी चीज है जो अच्छी लगती है, कोई भी चीज, जैसे हमें मान लो गेम्स खेलना अच्छा लगता है या कुछ भी और मूवीज देखना अच्छा लगता है, तो जब हम मूवीज देखते हैं, या आप एक चीज देखो, हमने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, हम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें मूवीज देखना अच्छा लग रहा है। हम Amazon प्राइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें मूवीज देखना अच्छा लगता है। अब क्योंकि हम वहां पे रीजंस नहीं देख रहे कि वो पैसा जो है वो क्यों जा रहा है, क्यों फालतू में हम टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और हम पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, दोनों चीजें हम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ इमोशनल फैक्टर के लिए जाना है। तो वो जो इमोशनल फैक्टर के लिए हम जा रहे हैं ना, वो चाइल्ड ईगो है। और अगर हम उस इमोशनल फैक्टर को ना कंसीडर करते और सिर्फ अपने मनी और पैसे के बारे में सोचते, अपने टाइम और मनी के बारे में सोचते, वो होती चाइल्ड एडल्ट ईगो स्टेट। तो ये जो स्टेट्स है ये हर पर्सन की होती है, ये हर पर्सन की अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग आती है। समझे? ठीक है। A person's child contain the natural impulses and attitudes learned from child experiences. बचपन से जो चीजें हमने सीखी थी वो सब चीजों को हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे हमने कोई पर्सन देखे बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, वो जिद्दी क्यों होते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से वही चीजें देखी हुई है, बचपन से उनके उनके चाइल्ड एक्सपीरियंसेस हैं वो, इसलिए वो इतने जिद्दी होते हैं। तो बहुत मतलब ऐसी जो चीजें होती है जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, वो सब चीजें भी हमारी ईगो का पार्ट बन जाती है, हमारी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती है। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ चाइल्ड ईगो, तीन पार्ट्स हैं इसके। एक तो नेचुरल, एक होता है एडप्टिव और एक होता है रेबिलियस। तीन पार्ट्स हैं इसके चाइल्ड ईगो के। अब ये तीन पार्ट्स क्या क्या बोलते हैं। जो नेचुरल चाइल्ड है वो अफेक्शनेट होता है, इम्पल्सिव होता है, सेंशियस होता है एंड डज कम व्हाट नेचुरली। जो भी नेचुरली चीजें होती हैं, जैसे कि इम्पल्सिव होना, बहुत मतलब प्यार से रखना, बहुत सेंशुअस होना, सेंशुअस मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना, और वो सब चीजें जो नेचुरली होती है वो होती है। अब नेचुरली जो चीजें हैं उन सब चीजों को हम खत्म कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं, अडाप्ट करके। किसी भी चीज को जब हम अडाप्ट कर लेते हैं, हम बार बार कोई चीज को प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे हम अडाप्ट कर लेते हैं। तो जब भी एक चाइल्ड को ट्रेन किया जाता है, ट्रेन वन एंड इज लाइकली टू डू व्हाट पेरेंट्स इंसिस्ट ऑन, मतलब अब वो सेंसिटिव की जगह जो पेरेंट्स बोलते हैं वो करेगा, ट्रेन किया गया है उसको उस चीज को मानने के लिए। एंड समटाइम लर्न्स टू फील नॉन ओके। नॉन ओके इसलिए क्योंकि उसने अपना नेचुरल जो बिहेवियर था वो छोड़ दिया। रेबिलियन चाइल्ड होता है वो चाइल्ड जो एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजों को ज्यादा एक्सपीरियंस करता है। तो ये तीन स्टेट्स होती है या तीन पार्ट्स होते हैं चाइल्ड ईगो के। ये तीनों पार्ट्स हर पर्सन में प्रेजेंट होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं, डिपेंड करता है इनकी जिस तरीके से एक पर्सन को बचपन से लेके मतलब उसकी लाइफ टाइम में एक्सपीरियंसेस मिले हैं, जैसे जैसे उसकी ट्रेनिंग हुई है उस चीज पर ये डिपेंड करता है कि तीनों कितनी कितनी क्वांटिटी में रहेंगे एक पर्सन के अंदर। लाइक कंगना रनौत कंगना रनौत ने क्या कर दिया, पेविलियन वाला, हाँ वो जो ट्विटर पे करती रहती। ठीक है, चलो बात करते हैं लाइफ पोजीशंस की। वो था ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का सिर्फ वो वाला पार्ट जहाँ पे हम समझ रहे हैं कि क्या बेसिकली एक चाइल्ड बेसिकली ईगो स्टेट्स क्या है, हम वो तीन चीजें समझिए। अब हम बात करते हैं लाइफ पोजीशंस के बारे में।
लाइफ पोजीशंस का मतलब क्या होता है? जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जब हम ग्रोइंग अप, वी आर ग्रोइंग अप, मतलब हम अपनी लाइफ में आगे आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हम बहुत सारी बेसिक एजम्पशन सीख लेते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से या अपनी ट्रेनिंग से। हम बहुत सारी एजम्पशन सीख लेते हैं लाइफ के बारे में या चीजों के बारे में, किसी चीज के भी बारे में, तो उसको बोलते हैं हम लाइफ पोजीशंस। Very early in childhood, a person develops from experience a dominant philosophy. Such philosophy is tied into his identity and sense of worth and perception of other people. जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसने बचपन से देखा है कोई एक पर्टिकुलर चीज, कि उसने सिर्फ, जिसे वो होते हैं ना कि उसने सिर्फ ये देखा है कि उसको किसी चीज लग्जरी देखी है बेसिकली उसने, तो जब भी वो बड़ा हो जाएगा तो उसको सिर्फ लग्जरी ही दिखेगी। जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है, जो मिडिल क्लास का लाइफस्टाइल है या जो और लोगों का लाइफस्टाइल है, वो चीज उसको नहीं दिखेगी। तो वो जो लग्जरी वाली चीज उसको दिखी है वो होती है लाइफ पोजीशन। उसको बोलते हैं हम लाइफ पोजीशन। जो भी हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कोई भी एक पर्सन, उसने सिर्फ ये एज्यूम कर लिया होगा कि यही लाइफ है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं है, यही लग्जरी जो लाइफ है, उसके सब कुछ मिलने वाली जो सिचुएशंस होती है वो होती है लग्जूरियस लाइफ। ऐसे ही अगर हम एक पुअर हाउस होल्ड की बात करें, तो वहां पे कोई बच्चा है जिसने बचपन से सिर्फ देखा है कि उसे घर में बहुत सारी चीजों की कमी है, या घर का एनवायरनमेंट जैसा भी है, उसको लगता है कि यही ऐसा एनवायरनमेंट है हर घर का, और यही लाइफ की पोजीशन है, यही एजम्पशन है कि हर घर का जो सिचुएशन है वो ऐसी ही होती है, वो होती है लाइफ पोजीशंस, जो हम एजम्पशंस लगा लेते हैं क्योंकि हमने ये बचपन से लेके अभी तक एज्यूम की हुई है या बचपन से लेके अभी तक एक्सपीरियंस की हुई है। दिस टेंड्स टू रिमेन विद द पर्सन फॉर लाइफ टाइम, हमेशा रहेंगी आपके साथ, अनलेस मेजर एक्सपीरियंसेस अकर टू चेंज इट। बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस चाहिए हमें इसको चेंज करने के लिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी। इन पोजीशंस को हम कहते हैं लाइफ पोजीशंस। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको लाइफ पोजीशंस का? ठीक है। ये थोड़ा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मतलब मैनेजमेंट वाले पार्ट, बिजनेस वाले पार्ट को छोड़ के हम साइकोलॉजी वाले पार्ट में घुस रहे हैं अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा पार्ट आपका वो साइकोलॉजी से रिलेट करता है। इसमें आते हैं 4 लाइफ पोजीशंस। मेनली हम 4 लाइफ पोजीशंस की बात करते हैं यहाँ पर, और वो 4 लाइफ पोजीशंस कौन कौन सी हैं? पहली है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। ना तो आपके पास कोई वैल्यू है, ना मेरे पास कोई वैल्यू है, ठीक है, कि हमने ये मान लिया कि ना तो मैं कुछ हूँ ना आप कुछ हो, ये मान लेना। ये दूसरी लाइफ पोजीशन है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। मेरे पास तो कुछ जो नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है बट तुम्हारे पास सब कुछ है। यू हैव वैल्यू बट आई डू नॉट हैव वैल्यू। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, मेरे पास तो है तुम्हारे पास नहीं है, ये मान लेना। आई हैव वैल्यूज बट यू डोंट हैव। आई एम ओके एंड यू आर ओके, वी बोथ हैव वैल्यूज, हम दोनों के पास सब कुछ है। एंड आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, ये वाली, ये देख लेते हैं पहले तो क्या चीज है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके वाली। पीपल टेंड टू फील बैड अबाउट देमसेल्व्स एंड सी दैट द होल वर्ल्ड इज मिजरेबल। पूरी दुनिया ही खराब है। जब हम ये देख लेते हैं ना, जब हम ये मान लेते हैं कि पूरी दुनिया ही खराब है, हम तो खराब नहीं है, पूरी दुनिया भी खराब है, पूरी दुनिया दुख में है। दे गिव अप, किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, एंड हैव नो कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ। मैम ये रिलेशनशिप हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? नहीं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे, क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो ह्यूमन रिसोर्स वाला है, तो हम ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए हमें ये देखना जरूरी है कि जो भी लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर आप कैसे समझोगे। ठीक है, तो ये 4 लाइफ पोजीशंस है। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। पहली है आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके, मतलब हम दोनों के पास ही कोई वैल्यू नहीं है। इसमें लोगों को अपने लिए तो बुरा लगता ही है, साथ में पूरी दुनिया के लिए भी बुरा लगता है, कि उनको लगता है पूरी दुनिया ही खराब है। दे गिव अप, उनको लगता है कोई उम्मीद है ही नहीं है। दे डू नॉट ट्रस्ट द अदर्स, मतलब क्योंकि उनको लगता है कि दूसरों के पास भी वैल्यूज नहीं है तो वो भी तो मेरे जैसे ही है, तो उन पे क्या भरोसा करना। तो डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, अदर पीपल, एंड हैव नो कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ, कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है अपने आप पे। एक तो थी ये। फिर हम बात करते हैं आई एम नॉट ओके।
सॉरी, यू आर ओके एंड आई एम नॉट, आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके। मेरे पास तो वैल्यूज है बट आपके पास नहीं। ये होती है क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट, जहाँ पे हमने लाइफ में जो भी सीखा है वो चीज हम एज्यूम कर लेते हैं स्टार्टिंग से, मतलब जो भी हमने बचपन से सीखा है वो सब चीजें हम एज्यूम कर लेते हैं। They tend to be down on other people for at least two reasons. दो reasons के लिए ये लोगों को मानते हैं कि वो हमसे नीचे हैं, वो हमसे कम है। पहला तो they often regard other as source of criticism. दूसरों को लगता है कि दूसरों को अगर कुछ बोला जाएगा तो वो हमेशा बुरा ही उसका सोचेंगे। They feel that if they are not exactly perfect or right, people will be excessively critical of them. Second, they want to break away or rebel from some authority figure. वो किसी अथॉरिटी फिगर से या इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। अथॉरिटी फिगर से, कोई भी एक अथॉरिटी से बेसिकली रिबेल मतलब दूर होना चाहते हैं या फिर उससे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। बट दे आर ईदर नॉट श्योर हाउ टू गो अबाउट दिस और दे हैव pleasant experiences in attempting it fast. I am okay but you are not okay. ये वाली स्टेट है जहाँ पे क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट आ जाती है। क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट में वो लोगों को अपने आप से नीचे रखना चाहते हैं। मतलब अपने आप बेसिकली वो लोगों से ऊपर रहना चाहते हैं। अब वो ऊपर कैसे रहेंगे? एक तो लोगों को दूर करके, अपने आप से दूर इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर लोगों को अपने पास ज्यादा बुला लिया तो, क्योंकि वो लोग तो ज्यादा परफेक्ट है नहीं, तो इसलिए वो लोग जो सारे लोग हैं वो सब मिलके उनका क्या करेंगे? क्रिटिसिज्म करेंगे, बुरा लगा हमारे, मतलब बुरा बोलेंगे। और दूसरा, वो कोई अथॉरिटी फिगर से दूर रहना चाहते हैं ताकि अथॉरिटी जो है वो उनके ऊपर ना रहे, वो उनसे नीचे ही रहे, या फिर उनसे वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। They are barrier to their success. They think they are barrier to their success. Next है I am not okay, you are okay. People with this life position often came from their child ego state. Child ego state से मतलब वो जो इमोशनल टाइप के लोग होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि बाकी सारे लोग जो है वो बहुत ज्यादा कैपेबल है और उनकी लाइफ में कम प्रॉब्लम्स है जितनी हमारी लाइफ में है। जो भी नॉर्मल लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है दूसरों की लाइफ में उससे कम प्रॉब्लम्स है। ये वाली स्टेट तो होती है यहाँ पर। और दूसरा, उनको ये लगता है कि जो भी हमारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं उनके अंदर वो ज्यादा कैपेबिलिटीज है। ये होती है एक आई एम नॉट ओके, यू आर ओके वाली स्टेट। एंड एक होती है आई एम ओके एंड यू आर ओके। ये होती है हेल्थीएस्ट पोजीशन। लाइफ में जो हेल्थीएस्ट पोजीशन होती है लाइफ पोजीशंस में, ये है वो वाली पोजीशन। ये फीलिंग जो होती है जहाँ पे खुद में तो कॉन्फिडेंस होता ही है, साथ में दूसरों में भी कॉन्फिडेंस होता है, दूसरों में भी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हम डाल देते हैं। पीपल विद दीज फीलिंग्स एक्सप्रेसेस कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ, खुद में भी वो कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस करते हैं, एज वेल एज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन अदर पीपल इन देयर एनवायरमेंट। अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनमें भी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस वो डालते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया लाइफ पोजीशंस। हमने अभी तक 3 ईगो स्टेट्स पढ़ी और इसके अलावा हमने लाइफ पोजीशंस पढ़ी। 3 ईगो स्टेट्स कौन कौन सी थी? पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड ईगो। पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड ईगो। पेरेंट में हमने 2 और पढ़ी थी, नर्चरिंग एंड क्रिटिकल। गुड। नर्चरिंग एंड क्रिटिकल। नर्चरिंग में क्या होता है? नर्चरिंग में क्या होता है? सपोर्ट सिस्टम वाला। गुड। और क्रिटिकल में? बस अपने को ऊपर रखना है, जो बाकी जहां मर्जी जाए। अच्छा, फिर आते हैं चाइल्ड ईगो। चाइल्ड ईगो में भी हमने 3 स्टेट्स पढ़ी थी, वो कौन कौन सी थी?
natural, adaptive and rebellious. Good. और फिर हमने पढ़ी थी लाइफ पोजीशंस. लाइफ पोजीशंस में हमने देखी थी मेनली 4 लाइफ पोजीशंस. कौन कौन सी थी वो? नेचुरल, दैट वी इनहेरिट. गुड. I am okay, you are okay. Good. Adaptive according to our environment, like survival of fittest theory. I am okay, you are not okay. I am okay, you are okay. I am not okay, you are not okay. I am not okay, you are not okay. हमने ये 4 लाइफ पोजीशंस पढ़ी थी. I am okay, you are okay. I am not okay, you are not okay. अब not दोनों में एक एक बार लगा दो. I am not okay, you are okay. I am okay, you are not okay. फिर आते हैं जोहारी विंडो मॉडल. जोहारी विंडो मॉडल है क्या? जोहारी विंडो मॉडल है कि सेल्फ अवेयरनेस का एक टूल है बेसिकली. ये कैसे हम सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव करें और इलस्ट्रेट करें और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को देखें बिटवीन इंडिविजुअल्स विद इन अ ग्रुप. एक ग्रुप में जो भी लोग हैं, जो भी काम करने वाले लोग हैं, वो लोग आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड कैसे करें और एक दूसरे के बारे में ज्यादा कैसे जाने और अपने बारे में ज्यादा कैसे जाने, वो सब चीजों में जो आता है काम, वो आता है जोहारी विंडो मॉडल. ये भी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. It is a simple and useful tool for illustrating and improving. Simple and useful tool for illustrating and improving what? Self-awareness एक तो and mutual understanding. Mutual understanding between individuals within a group. Between individuals within a group. The Johari window model can also be used to assess and improve a group's relationship with other groups. मतलब सिर्फ एक ग्रुप में यहाँ पे बात नहीं की जा रही. एक ग्रुप में तो जो इंडिविजुअल्स हैं उन लोगों का तो इम्प्रूव होता ही है, साथ में एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ जो रिलेशनशिप है, जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है जोहारी विंडो. यूज क्या है जोहारी विंडो का? यूज ये है, इट इज यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग सेल्फ अवेयरनेस. एक तो यही कि अपने बारे में जानने में हेल्प करता है, पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. जब हम अपने बारे में जानेंगे, दूसरों के बारे में जानेंगे, तो कम्युनिकेशंस इम्प्रूव होंगी. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, दूसरों के साथ जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. ग्रुप डायनामिक्स, पूरे ग्रुप में एक दूसरे के साथ बारे में जानने में हेल्प करता है. टीम डेवलपमेंट, सब एक दूसरे को जान लेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो टीम डेवलपमेंट होगी. एंड इंटर ग्रुप रिलेशंस, जो टीम्स का रिलेशन होता है उसको बोलते हैं हम इंटर ग्रुप रिलेशन. उस चीज में भी ये हमारी काम आता है. तो ये जोहारी विंडो मॉडल इन सब चीजों में काम आता है. अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग सेल्फ अवेयरनेस, एक सेकेंड. Understanding and training, self-awareness, personal development, improving communication, interpersonal relationships, group dynamics, team development and intergroup relationship. मतलब हमसे शुरू होके टीम्स तक, टीम्स से ग्रुप्स, टीम से ग्रुप्स और ग्रुप्स से इंटरग्रुप्स, सारे लोगों तक ये जो रिलेशनशिप्स हैं उन सब लोगों के रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कराने का एक सिस्टम है, एक मॉडल है जोहारी विंडो मॉडल. अब बात करते हैं ये मॉडल में है क्या, ये मॉडल रिप्रेजेंट क्या करता है. डिस्क्लोजर एंड फीडबैक मॉडल भी हम इसको बोलते हैं. डिस्क्लोजर फीडबैक मॉडल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. एंड सम पीपल, और कुछ लोगों के लिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल भी है. इट रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन
जैसे कि फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, व्यूज, एटीट्यूड, स्किल्स, इंटेंशन, मोटिवेशन एक्सेट्रा विद इन और अबाउट अ पर्सन इन रिलेशन टू देयर ग्रुप फ्रॉम 4 पर्सपेक्टिव्स। 4 पर्सपेक्टिव से बताता है कि एक पर्सन कैसे फील कर रहा है, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, व्यू कर रहा है, एटीट्यूड क्या है उसका, वो सब चीजें 4 पर्सपेक्टिव से बता रहा है ये। और वो 4 पर्सपेक्टिव्स जो है वो कौन कौन से हैं, ये 4 पर्सपेक्टिव्स हैं, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स या हम इसको रीजन या एरिया भी बोल देते हैं। ठीक है, ये 4 पर्सपेक्टिव्स क्या है? पहला पर्सपेक्टिव तो ये, व्हाट इज नोन बाय द पर्सन अबाउट हिम और हरसेल्फ एंड इज ऑल्सो नोन बाय अदर्स। एक तो ये एरिया है, एक तो ये क्वाड्रेंट है इसका, जो भी पर्सन खुद के बारे में जानता है और वही सेम चीज जो दूसरे उसके बारे में जानते हैं, वो होती है क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट। ठीक है, ओपन एरिया बोलते हैं हम उसको, ओपन एरिया, ओपन सेल्फ, फ्री एरिया, फ्री सेल्फ, इसको बोलते हैं और हम दी अरीना, अरीना, दी अरीना। ऐसा एरिया जो कि हमें भी पता है कि हमारे बारे में ये है और दूसरों को भी पता है कि हम ऐसे हैं, वो होता है दी अरीना। व्हाट इज अननोन बाय द पर्सन अबाउट हिमसेल्फ, जो उसको खुद के बारे में नहीं पता बट दूसरों को उनके उसके बारे में पता है, ऐसा एरिया होता है ब्लाइंड स्पॉट। इसको बोलते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। जो हमें नहीं पता बट दूसरों को पता है हमारे बारे में, वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। कोई भी ऐसा एरिया जो कि हमें पता है बट दूसरों को नहीं पता, पर्सन नोज अबाउट हिमसेल्फ, हमें खुद तो पता है हमारे बारे में बट दूसरों को नहीं पता, ये होता है हिडन एरिया या हिडन सेल्फ। इसको बोलते हैं हम फैसेड। What is unknown by the person about himself and is also unknown by the others, उसको बोलते हैं हम unknown self या unknown area। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जोहारी विंडो में, कि 4 एरियाज हैं जो एक पर्सन एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। एक तो वो जो उसको भी पता है अपने बारे में और दूसरों को भी पता है, एक वो जो उसको नहीं पता बट दूसरों को पता है, उसको बोलते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। एक वो जो उसको पता है बट दूसरों को नहीं पता, वो होता है फैसेड। और एक वो तो ना तो उसको पता है और जो ना ही दूसरों को पता है, वो होता है अननोन एरिया या अननोन सेल्फ। ये जो रीजन 1 है इज ऑल्सो नोन एज एरिया ऑफ फ्री एक्टिविटी। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन बिहेवियर, एटीट्यूड, फीलिंग्स, इमोशंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स एक्सेट्रा नोन बाय द पर्सन, खुद के बारे में भी पता है और दूसरों को भी पता है। ये जो रीजन 1 है इसको बोलते हैं हम एरिया ऑफ फ्री एक्टिविटी या एरिया दी एरिना। इसका दूसरा नाम है दी एरिना। ये वो एरिया है जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एटीट्यूड्स, फीलिंग, सब कुछ खुद को भी पता है और दूसरों को भी पता है, उसको बोलते हैं हम। दूसरों का यहाँ पे मतलब है ग्रुप, पूरे ग्रुप के बारे में। ऐसा नहीं है कि ग्रुप में हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड है और उसको पता है सिर्फ, वो वाली नहीं बात करें, हम ग्रुप की बात करें, दूसरों के बारे में, अदर्स के बारे में। जो हमारी रीजन 2 जो है वो क्या बात कर रहा था, जो कि व्हाट इज नोन अबाउट अ पर्सन बाय अदर्स, जो कि दूसरों को तो पता है उसके बारे में बट उसको खुद नहीं पसंद पता, तो वो होता है सेकंड रीजन। तीसरा जो रीजन है वो हमें खुद पता है बट दूसरों को नहीं पता, हिडन फसेड बोलते हैं जिसको हम। और फोर्थ होता है इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, टैलेंट्स, एबिलिटीज। बहुत सारी ऐसे टैलेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज होते हैं जो हमें खुद नहीं पता होता अपने बारे में और दूसरों को भी नहीं पता होता। ये सब चीजें आती है जोहारी विंडो मॉडल में, कि 4 टाइप की 4 आपकी विंडोज हैं जिससे आप एक पर्सन के बारे में जान सकते हो, जो भी आप चीजें एक पर्सन के बारे में जान सकते हो। तो वो 4 विंडोज हैं जिसके थ्रू आप एक पर्सन के इनर सेल्फ में झांक कर देख सकते हो, आप एक इनर सेल्फ के बारे में उसके जान सकते हो। जो जोहारी विंडो मॉडल है इसको फाउंड किया था अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम। जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम। नाम से ऐसा लग रहा था जोहारी सुन के कि वो इंडियन है कि नहीं? जोहारी नाम सुन के ऐसा लग रहा था इंडियन है। बट ये इंडियन नहीं है। मुझे भी यही लगा था कि ये इंडियन होगा जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था, बट ये इंडियन नहीं है। जो नाम डिराइव हुआ है ये डिराइव हुआ है जोसेफ के जो से और हैरी के हैरी से। जो हैरी,
जो हैरी, इसको पहले हम जो हैरी मॉडल बोलते थे, बट धीरे धीरे इन दोनों नामों को कंबाइन कर दिया और जो हारी मॉडल इसको बना दिया, जो हारी मॉडल या जो हरी मॉडल, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। While researching group dynamics at the University of California, Los Angeles, इसको डेवलप करने वाले, डिवाइस करने वाले दो लोग थे, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम। एंड ये थोड़ा जापानीज साइकोलॉजी से रिलेट करता है। अकॉर्डिंग टू जापानीज वी हैव थ्री फेसेस, जो हम दूसरों को दिखाते हैं, जो हम अपनी फैमिली को फेस दिखाते हैं, या जिसे हम उनसे बिहेव करते हैं जो किसी को नहीं पता और सिर्फ हम तक ही सीमित रहता है। हाँ राइट, तो उसी से थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है। जोसेफ लुफ्ट, हैरी इंगम, दो लोगों ने इसको बनाया था, 1955 में बनाया था। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। The model was first published in the Proceedings of the Western Training Laboratory in Group Development by UCLA Extension in 1955। ये चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इंफॉर्मेशन के लिए था, याद हो तो बहुत अच्छी बात है। And was later expanded by Joseph Luft। मेरे को जौहर सुन के लगा शायद राजस्थान, राइट, मुझे भी यही लगा था कि इंडियन है ये कुछ, बट Luft and Ingham called their Johari window model Joe Harry after combining their first names Joe and Harry. In early publications, the word appeared as Joe Harry. Joe ऐसे ऐसे अपीयर होता था ये, बट अब इसको पूरा जोहारी एक वर्ड बना दिया गया है। तो ये था जोहारी विंडो मॉडल। इसमें कोई डाउट? ओके, अब बात करते हैं परसेप्शन की। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन होता है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम सेंसरी इंफॉर्मेशन, मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ अवेयरनेस या अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिससे इंडिविजुअल्स जो है वो अपने कुछ इम्प्रेशंस को सेंस करते हैं और चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो परसेप्शन होता है प्रोसेस ऑफ अटेनिंग अवेयरनेस or understanding of sensory information. It is a process by which individuals organize and interpret their sensory impressions to give meaning to the external factor or the environment. People generally use a number of shortcuts when they judge others. But जब हम दूसरों की इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, उसके बारे में जान रहे होते हैं, तो हम उसमें बहुत सारी एजम्पशंस लगा देते हैं। ये जो एजम्पशंस है, इसको हम बोलते हैं परसेप्चुअल बैरियर। परसेप्शन का मतलब है किसी चीज के बारे में समझना, और जब हम उसको समझते हुए कुछ बहुत एजम्पशंस लगा देते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है समझ गए ऐसा होगा, अच्छा ठीक है समझ गए ऐसा होगा, वो जो हम एजम्पशंस लगा देते हैं ना, शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो शॉर्टकट को हम बोलते हैं परपेचुअल एरर्स। तो परसेप्शन हुआ एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम चीजों को समझ रहे हैं, जिसमें हम चीजों को समझ रहे हैं, और परसेप्चुअल एरर हुआ एक ऐसी चीज जहां पे हम चीजों को समझते हुए कुछ शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। तो ये दोनों चीजें हो गई, ये डेफिनेशन इसकी। आपको दोनों क्लियर हो गया, डेफिनेशन एंड इसकी बेसिक चीज। फिर हम चलेंगे परसेप्चुअल एरर की और डिटेल पे। बात करते हैं परसेप्चुअल प्रोसेस की। परसेप्चुअल प्रोसेस क्या होता है? परसेप्चुअल प्रोसेस होता है साइकोलॉजिकल स्टेप्स का एक सीक्वेंस, जिसमें एक पर्सन किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, जिसमें एक पर्सन किसी भी चीज को इंटरप्रेट करता है, समझता है। तो जैसे हम कभी भी किसी चीज को देखते हैं तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये कैसा है। तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम उसकी परसेप्शन लगाना शुरू करते हैं, हम उसको समझना शुरू करते हैं। फिर हम जब समझते हैं तो हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा।
फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं और फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये जो इतना जल्दी होता है, मतलब विद इन सेकेंड्स, सेकेंड्स भी नहीं लगते इस चीज को करने के लिए। तो बट परसेप्चुअल जो प्रोसेस है, जिस चीज से हम किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, वो प्रोसेस ये है। तो परसेप्चुअल प्रोसेस क्लियर हो गया आपको? एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हम किसी चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइज करके, और उस प्रोसेस में ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पर्सन ऑब्जर्व्स, person uses perception to select objects, organizes the perception of objects, interprets the perceptions and responds। समझ आ गया? क्लियर हो गया ये? अब आते हैं परसेप्चुअल एरर। जब भी हम परसेप्चुअल प्रोसेस कर रहे होते हैं, जब भी हम किसी चीज को सीक्वेंस में समझ रहे होते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम कुछ एरर्स कमिट करते हैं, हम कुछ शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हम कुछ एजम्पशंस लगाते हैं। और वो जो शॉर्टकट्स हैं उनकी वजह से होती हैं कुछ परसेप्चुअल एरर्स। और वो परसेप्चुअल एरर्स होती हैं 6 टाइप्स की: सिलेक्टिव परसेप्शन, हैलो इफेक्ट, स्टीरियोटाइपिंग, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, प्रोजेक्शन एंड इंप्रेशन। ये 6 टाइप्स की परसेप्चुअल एरर्स होती है। एक एक करके समझते हैं कि क्या चीज है। पहले तो है सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन क्या चीज है? क्योंकि हम हर एक चीज को जो है, हर एक चीज जो हमारे साथ हो रही है, हम उसको ऑब्जर्व करके इतना ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगा सकते, हम उसको इतना ज्यादा डीप में, डिटेल में नहीं समझ सकते। तो हम करते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन। मतलब हम किसी पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमारे इंटरेस्ट में है, और हम उस चीज को इंटरप्रेट करते हैं, उस चीज को समझते हैं। सिंस वी कैन नॉट ऑब्जर्व एवरीथिंग गोइंग ऑन अबाउट अस, हर एक चीज जो हमारे बारे में हो रही है, हमसे रिलेट कर रही है, हम हर चीज को नहीं समझ सकते। We engage in selective perception. People selectively interpret what they see on the basis of their interest, background, experiences and attitudes. जो भी इनके इंटरेस्ट में होता है, जो भी लोगों के इंटरेस्ट में होता है, हम उन चीजों को समझ लेते हैं। हम सिर्फ उन चीजों को सिलेक्ट करके उन चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, उन चीजों को परसेप्ट करते हैं। ये होता है सिलेक्टिव परसेप्शन। एक होता है हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट होता है एक ही नजर में पूरा का पूरा समझ लेना एक ही पर्सन को। इट रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ जजिंग द पर्सन इंटायरली। एक पूरे पर्सन, एक पर्सन को इंटायरली जज कर लेना ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल ट्रेट, एक सिंगल ट्रेट के बारे में, विच में बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। जैसे हमने ऑफिस में किसी को कुछ काम बोला, उसने हमारा काम नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी होगा या कुछ भी रीजन होगा, बट उसने एक बार हमें काम करने से मना कर दिया, तो हम सोच लेंगे कि नहीं यार, ये तो अच्छा ही नहीं है लोग बंदा, इससे तो काम आगे से कराना ही नहीं है। तो एक ट्रेड के बेसिस पे जब हम उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक, पूरा पर्सन, पूरा जो पर्सन है इंटायरली हम उसको जज कर लेते हैं, वो होता है हैलो इफेक्ट। Here, a single trait dominates other characteristics of the individual. अब चाहे वो कितना मर्जी अच्छा हो, वो कितना मर्जी प्रॉब्लम में हो, वो कुछ भी चीज में हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम उस सिंगल ट्रेट के बेसिस पे उसको जज करेंगे। वो होता है हेलो इफेक्ट। तो ये दोनों समझ आ गई, सिलेक्टिव परसेप्शन एंड हेलो इफेक्ट। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइपिंग, जनरलाइजिंग या ग्रुपिंग। ये होती है हम इंडियंस की फेवरेट। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? स्टीरियोटाइपिंग होता है कि हम एक पर्टिकुलर पर्सन को एक कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा बाहर घूमता है, तो इंडियन ये जो हाउस होल्ड होते हैं, वहाँ की आंटी बोलते हैं ना, ये पर्सन तो बहुत फिक्रा है, बाहर ही घूमता रहता है। तो वो होता है स्टीरियोटाइपिंग करना, कि एक पर्सन को एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जज कर लेना और उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में क्लासिफाई कर देना। In order to simplify matters, we often tend to classify people and events into already known general categories or groups. Into generally known categories or groups, हम उनको categories या groups में classify कर देते हैं।
ये सिर्फ लोगों के साथ नहीं होता, ये इवेंट्स के साथ भी होता है। जैसे हम किसी शादी में गए, खाना अच्छा नहीं था, ठीक है, कोई एक चीज अच्छी नहीं थी, मान लो कोई एक चीज अच्छी नहीं थी, हम पूरा का पूरा खाना बोल देंगे कि पूरा का पूरा खाना अच्छा नहीं था, पूरा का पूरा इवेंट खराब था। तो वो होता है स्टीरियोटाइपिंग, लेमन लैंग्वेज में ताने। हाँ, ताने। तो हाँ चलो ठीक है, ताने मान सकते हैं हम। We put people into a convenient category जो हमारे लिए convenient है on the basis of some characteristics, usually ethnic, occupational, sexual, etc. किसी भी characteristics में हम उसको divide कर सकते हैं, is known as stereotyping. It helps to simplify the complexity. हमारे लिए वो complexity जो है वो हमने simple कर दी. It avoids individual differences and gives a wrong judgment. Individual differences को avoid करके ये wrong judgment देता है। मतलब जैसे बहुत सारी आंटियां बैठी हैं, उन सबको लगता है कि हाँ ये उस कैटेगरी में आता है, तो वो सारी कैटेगरीज, वो जो सारी आंटीज हैं वो उस कैटेगरी को मान लेंगी, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जब उसको क्लासीफाई कर देंगी। जब भी हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो हम बात करते हैं कि अच्छा ठीक है, वो बाहर घूमता है तो वो उस पर्पज के लिए घूमता है, या वो हो सकता है उस पर्पज के लिए जा रहा हो, तो ये होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बट हम ये नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम एक कैटेगरी में उसको क्लासिफाई कर देते हैं और ग्रुप में क्लासिफाई कर देते हैं, वो होता है स्टीरियोटाइपिंग। लाइफ हमारी होती है, प्रॉब्लम आ गया या रिलेटिव्स को होती है, एग्जैक्टली। चलो कोई बात नहीं, दैट्स हाउ लाइफ इज। उसके बाद आते हैं कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट होता है कि हम एक पर्सन को अकेला नहीं जज करें, हम यहाँ पे जज करें किसी और पर्सन के साथ कंपेयर करके। दो पर्सन को काम दिया, दो लोगों को बोला कि हमारा ये काम कर दो, मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। एक पर्सन था बिल्कुल वेला, दूसरा पर्सन था जिसके पास बहुत सारा काम था। जो दूसरे पर्सन था जिसके पास बहुत सारा काम था, उसने हमें मना कर दिया कि देखो मेरे पास तो अभी बहुत सारा काम है, तो मैं ये बाद में कर दूंगा। जो दूसरा पर्सन था जो बिल्कुल वेला था, बट हमें नहीं पता था ये दोनों चीजें कि वो फ्री है या वो काम करने वाले हैं, हमने तो सिर्फ उनको ये बोला कि काम कर दो। तो वो जो पर्सन जो बिल्कुल वेला था जिसके पास काम नहीं था, उस पर्सन ने हमको बोल दिया कि चलो लाओ मैं कर देता हूँ तुम्हारा काम। तो हम क्या मान लेंगे कि एक पर्सन तो अच्छा है जिसने हमारा काम कर दिया, और वो पर्सन जिसने हमें काम करने के लिए मना कर दिया वो पर्सन क्या है, बुरा है। इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। वी डोंट इवेल्युएट अ पर्सन इन आइसोलेशन। हम यहाँ पे अकेला पर्सन जो है उसको इवेल्युएट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे इवेल्युएट कर रहे हैं दैट आर अफेक्टेड बाय कंपैरिजंस विद पीपल रिसेंटली इनकाउंटर्ड हु रैंक हायर और लोअर ऑन दी, और दी सेम, ऑन दी सेम में और दी सेम होगा ये, और दी सेम, ठीक है। तो ये होता है contrast effect. We don't evaluate a person in isolation. Contrast effect or error occurs when we evaluate a person's characteristics that are affected by comparisons with other people recently encountered. अब रहेगी तो प्रोजेक्शन और इम्प्रेशन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? प्रोजेक्शन का मतलब है हम लोगों को कुछ कैटेगरीज में प्रोजेक्ट कर लेते हैं, कन्वीनियंट कैटेगरीज में, ठीक है। आई थिंक मैंने वही वाला सेम लिख दिया है, स्टीरियोटाइपिंग वाला। बट प्रोजेक्शन का सिंपली मैं मतलब बता देती हूँ। प्रोजेक्शन का मतलब होता है एज्यूम कर लेना, कुछ भी पहले से ही सोच लेना, पहले से ही सोच लेना होता है प्रोजेक्शन। जैसे हम जनरली प्रोजेक्शन किसकी करते हैं? अपने खर्चों की करते हैं, अपने इनकम्स की करते हैं। कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? हम फ्यूचर की चीजों के बारे में अभी से प्लान कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन जो होता है, परसेप्शन में प्रोजेक्शन क्या होता है? हम किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या हम किसी चीज, किसी भी पर्सन के बारे में पहले से ही सोच लेते हैं कि ये ऐसा होगा, बिना उससे मिले, बिना उससे जाने, उसको बोलते हैं हम प्रोजेक्शन। स्टीरियोटाइपिंग या अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी वहां पे हम किसी ट्रेट के बेसिस पे उसको फॉर्म कर रहे थे, बट प्रोजेक्शन में हम किसी ट्रेट के बेसिस पे उसको फॉर्म नहीं कर रहे, हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों के बारे में ऊपर उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसको मतलब बेसिकली एज्यूम कर रहे हैं। एज्यूम करना, बिल्कुल। फिर आता है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन क्या होता है? देयर इज अ पॉपुलर सेइंग दैट द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और हम इसको बहुत बार बहुत सीरियसली ले जाते हैं, ठीक है, और बहुत बार ये गलत भी हो जाता है।
क्योंकि ये चीज ना सिर्फ इंटरव्यूज के लिए बनी थी। इंटरव्यूज के लिए कैसे बनी थी कि जैसे ही आप रूम में एंटर हो रहे हो, तो जिस तरीके से आप रूम में एंटर हो रहे हो वो तरीका आपको उनके बारे में, उनको आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है और आपको उनके बारे में बहुत कुछ बता देता है। तो ये चीज बनी थी सिर्फ इंटरव्यूज के लिए। हम लोगों ने इसको हर चीज पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। वी फ्रीक्वेंटली फॉर्म द इम्प्रेशन ऑफ अदर्स एट फर्स्ट साइट। जैसे ही वो हमसे पहली बार मिले, हमने उनका एक इम्प्रेशन बना लिया और वो इम्प्रेशन अब हमारे माइंड में बैठ गया और हम उसी इम्प्रेशन को एज्यूम करके, उसी इम्प्रेशन को साथ में रख के उसकी पूरी पर्सनालिटी के बारे में सब कुछ परसीव कर लेते हैं, सब कुछ एज्यूम कर लेते हैं। मेरे केस में गलत ही हुआ है। अच्छा, तो ये जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली चीज है, इसको ज्यादा सीरियसली लेके जो हम गलती करते हैं किसी पर्सन को समझने में, उसको बोलते हैं हम इम्प्रेशन। वी फ्रीक्वेंटली फॉर्म द इम्प्रेशन ऑफ अदर्स at first sight. Even before knowing any of their personality traits, we start having their impressions and perceives thereby. जैसे वो जिस तरीके से रूम में एंटर किए, ठीक है, मान लो कोई आ रहा था रूम में और वो आते आते गिर गया, हम क्या सोचेंगे कि ये तो ऐसे ही गिरता ही रहता है, तो वो होता है इम्प्रेशन। तो ये 6 टाइप्स की परसेप्चुअल एरर्स थी। ये 6 टाइप की परसेप्चुअल एरर्स आपको समझ आ गई? देखते हैं कि इनको, इन एरर्स को हटाने का, रिमूव करने का या इस चीज को इम्प्रूव करने का क्या तरीका है। ये हम बात करें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। मेरी बायजूस के लिए कैंपस प्लेसमेंट थी, तो मैंने जैसे ही रूम में एंटर किया, मेरे शूज लेसेस खुले हुआ था और वहां से इंटरव्यू चल गया। और हाँ, इंटरव्यू में ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको, इंटरव्यूज के लिए तो बनी है ये सारी चीजें। इम्प्रूविंग परसेप्शन, परसेप्शन को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, यहाँ पे हम बात करें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, हम कोई जनरल लाइफ में बात नहीं करें कि आप आंटीज को कैसे समझा सकते हो, उस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास भी। तो हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। प्रोवाइड लीडरशिप, लीडरशिप प्रोवाइड कर दो। जब लीडरशिप प्रोवाइड की जाएगी तो वो पर्सन जो लीडर है उसकी ड्यूटी होगी कि सब पर्सन को एक जैसे देखे, ठीक है, सब पर्सन्स के बारे में समझे, सब पर्सन्स को जाने और फिर उनके बारे में कुछ अज्यूम करे, फिर उनके बारे में परसेप्शन देखे। फिर आता है इनिशिएट एम्प्लॉय डेवलपमेंट। सब लोगों को डेवलप करने के लिए आप एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चला दो, ताकि सब लोग एक दूसरे को जान सके, सब लोग एक दूसरे को समझ सके। एम्प्लॉयज को इंगेज करो, एम्प्लॉयज को काम में लगाओ, सो दैट वो ये सब फालतू की चीजों में ना उलझ जाए। डाइवर्सिटी को इनकरेज करो। डाइवर्सिटी का मतलब क्या था, बहुत सारे लोग जो है अलग अलग डाइवर्स रीजन से आए हैं, अलग अलग रीजन्स, एरियाज, अलग अलग कास्ट, रेस वगैरह से आए हैं, और उन सब लोगों को जब आप इकट्ठा कंबाइन कर देते हो, एक साथ काम करवाते हो, वो होती है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी को आप इनकरेज करो, बहुत सारे अलग अलग लोगों को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आओ, सो दैट एक पर्सन के बारे में सब लोग जान सके कि कैसे हो रहे हैं, कैसे होते हैं। कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट, और परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देने के लिए उनको बोलो। और आउटसोर्सिंग को आप कंसीडर करो। आउटसोर्सिंग को कंसीडर करके क्या होगा, आउटसोर्सिंग को कंसीडर करने से सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का काम में जो काम हो रहा था वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा, बाहर वाली ऑर्गेनाइजेशंस भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का काम करेगी। और जब इतने सारे लोग मिलके काम करेंगे तो लोगों को जो एक्सपीरियंसेस हैं वो और ज्यादा मिलेंगे। तो आप आउटसोर्सिंग को कंसीडर करो ताकि एक्सपीरियंसेस बढ़ जाए, लोगों को आपस में जो मिल रहे हैं वो, तो उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो इंक्रीज हो जाए। जब पर्सनल एक्सपीरियंसेस इंप्रूव होंगे तो हमारी खुद की पर्सनालिटी भी इंप्रूव होती है। तो ये 6 तरीके हैं जिससे आप परसेप्शन को इम्प्रूव कर सकते हो इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गए आपको?
ये था पूरा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का टॉपिक। कोई डाउट पूरे टॉपिक में? हमने पढ़ी थी, कितने टॉपिक्स कवर किए हैं हमने, कौन कौन से? क्या बात है, काउंट भी कर लिए। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पढ़ा था हमने, जिसमें हमने पढ़ी थी 3 ईगो स्टेट्स, जोहारी विंडो मॉडल, और लाइफ पोजीशंस पढ़ी थी, परसेप्चुअल एरर्स पढ़े थे, और इम्प्रूविंग परसेप्शन। परसेप्शन, हाँ ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। अब हम बात करते हैं लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट के बारे में। लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? आप क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जाने वाले हो, तो लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट, लर्निंग का मतलब है आप दूसरों को लर्न कैसे करवाओगे और खुद भी लर्न कैसे करोगे। रीइंफोर्समेंट का मतलब है एक बिहेवियर को बार बार जब आप रीइंफोर्स करते हो, वो हमने एक रीइंफोर्समेंट थ्योरी पढ़ी थी। जब एक बिहेवियर को आप बार बार रीइंफोर्स करते हो, मतलब बार बार एक ही बिहेवियर को आप देते हो, एक ही बिहेवियर एक पर्सन में डालते हो, तो वो बिहेवियर उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। उसको बोलते हैं हम रीइंफोर्समेंट। तो लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट को आप कैसे यूज कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए, वो हम पढ़ेंगे लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट पे। ये भी अगेन एक साइकोलॉजी का ही पार्ट है थोड़ा सा। तो हम देखते हैं ये है क्या। पहले बात करते हैं हम लर्निंग की। लर्निंग का डेफिनेशन अगर हमें देखनी हो तो क्या होगी? एक परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। सिंपल सा मतलब है परमानेंट चेंज देना बिहेवियर में। किस चीज से होगा वो परमानेंट चेंज? ड्यू टू डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, या तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस या इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस का मतलब है जैसे कि हमारे कोई दोस्त के साथ कुछ हुआ तो हमें भी समझ आ गया कि अच्छा ये हो सकता है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस का मतलब है कि हमें हमारे साथ कुछ हुआ तो हमें समझ आया। तो वो होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। इट मीन्स चेंज इन बिहेवियर एटीट्यूड ड्यू टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। इन सब चीजों की वजह से जब हमारा बिहेवियर एटीट्यूड चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं लर्निंग। बैंड बैंगन इफेक्ट, ये तो नहीं पता मुझे। इट इज कम्प्लीटेड बाय एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। कैसे होता है? नॉलेज की एक्विजिशन करके, नॉलेज को लेके, एंड स्किल्स विच आर रिलेटिवली परमानेंट, उसको बोलते हैं हम लर्निंग। परमानेंट चेंज देना बिहेवियर में, एटीट्यूड में, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से दो या इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से दो। कैसे आता है? नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर करके आता है। ये होती है लर्निंग की डेफिनेशन। फिर बात करते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग की। थ्योरीज ऑफ लर्निंग में आती है 4 टाइप की थ्योरीज। एक है कंडीशनल क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, एक है सोशल लर्निंग थ्योरी, और एक है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। एक एक करके देखते हैं ये क्या थ्योरीज है, क्या बोलती है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात करते हैं सबसे पहले। तो जो हमारी करंट सिचुएशन है वो दूसरों की करंट सिचुएशन से इन्फ्लुएंस्ड है। और ये किस चीज की बात करो? लर्निंग की बात करो। लर्निंग में तो सिंपली हम कुछ नया सीख रहे हैं। इट इज सिंपल, कुछ नया सीखना ताकि हमारी नॉलेज बढ़ जाए, हमारी स्किल्स बढ़ जाए, उसको बोलते हैं हम लर्निंग। अब लर्निंग करने की 4 थ्योरीज है। लर्निंग में 4 थ्योरीज होती है जो काम आती हैं किस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। सबसे पहले तो वो चीजें जो कि हमने कुछ वर्ड्स या सिंबल से लर्न की है, ठीक है, वो चीजें जो हम अपनी लाइफ में लर्न करते आए हैं, वो होती है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। वी हैव ऑल लर्न टू रिस्पॉन्ड इन स्पेसिफिक वेज, कि कुछ एक वैरायटी ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स के लिए हमने कुछ वेज से रिस्पॉन्ड करना सीखा है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में बोलते थे ना कि भूख लगी है तो बता देना। तो जब भी हमें भूख लगी होगी हम उनको बता देंगे। ये होता है स्पेसिफिक वेज में बताना, जब हमें कुछ सिंबल्स या वर्ड्स बताए गए हो, तो वो होता है क्लासिकल लर्निंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। Our lives are profoundly influenced by associations we learn through classical conditioning. ये डेवलप की थी बाय इवान पेवलोव।
इवान पावलोव, दो टाइप की कंडीशंस, दो टाइप के रिस्पॉन्सेज इसमें बताए गए हैं। दो टाइप के रिस्पॉन्सेज क्या है? एक तो लर्न रिस्पॉन्सेज जो आपने सीखे हैं, ठीक है, लर्न रिस्पॉन्सेज जो आपने सीखे हैं ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम, कुछ भी ऐसे रिस्पॉन्सेज जो आपने सीखे हैं, जैसे कि कुछ भी आप मान लो, मतलब कोई भी स्किल्स आप जब भी गेन करते हो, लाइक सिस्टम को कैसे चलाना है, लाइक एक कंप्यूटर को कैसे चलाना है, लाइक चलना कैसे है, वो सब चीजें जो है वो सब जो है वो कंडीशनल थ्योरी है, जो लर्न रिस्पॉन्सेज होते हैं। और अनकंडीशनल होते हैं जो अनलर्न रिस्पॉन्सेज होते हैं। अनलर्न का मतलब है भूख लगी है, पानी खाना खाना है, प्यास लगी है, पानी पीना है, वो सब जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो होते हैं अनलर्न रिस्पॉन्सेज, जो हम जीन्स से लेकर आए हैं। झूठ नहीं बोलना, राइट, वेरी गुड, वो सब होते हैं कंडीशनल। झूठ नहीं बोलना टाइप कंडीशनल होते हैं जो हमने सीखे हैं। अनकंडीशनल होते हैं जो हमने सीखे नहीं है बट हमें पता है कि हाँ ऐसा ही होता है। भूख लगी है, खाना खाना है, प्यास लगी है, पानी पीना है, वो सब जो होता है तो वो होता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्सेज। ये होती है कंडीशनल लर्निंग थ्योरी, कि हमने क्या सीखा है, हमने कुछ स्पेसिफिक वेज में रिस्पॉन्ड करना सीखा है। अब चाहे वो हम कंडीशनल से सीखें या अनकंडीशनल से सीखें, दोनों तरीकों से हमने क्या सीखा है, हमने किसी स्पेसिफिक वेज में रिस्पॉन्ड करना लर्न किया है। तो एक तो होती है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये हो गई क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो इस चीज को आप यूज कर सकते हो दूसरों को सिखाने के लिए, कैसे? बार बार उस चीज को बोल के। अब पेरेंट्स ने या किसी ने हमें कैसे सिखाया झूठ नहीं बोलना, बार बार वो चीजें बोल के, बार बार वो चीजें कह के। तो इसी तरीके से आप क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को यूज कर सकते हो, बार बार एक पर्सन को उसी सेम चीज के बारे में बोल के, वो होता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इवान पावलोव ने इसको डेवलप किया था, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या कहती है? इट आर्ग्यूज दैट बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। बिहेवियर जो है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस का फंक्शन है। हमने एक बार कुछ बिहेव किया, हमें पता चला कि अच्छा इसका जो रिजल्ट है वो कैसा होता है। अगली बार जब भी हम उस बिहेवियर को फिर से करने की ट्राई करेंगे तो हमें वो चीज जो है वो सेम चीज याद आ जाएगी। जैसे हमने कुछ किया और मम्मी ने हमें गुस्सा कर दिया, तो वो जो किया हमने वो चीज हम शायद आगे और रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि मम्मी इस चीज से गुस्सा होती है। तो वो होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो बिहेवियर क्या बोलता है? ये बोलता है बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। बिहेवियर जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस का फंक्शन है। पीपल लर्न टू बिहेव टू गेट समथिंग दे वांट और अवॉइड समथिंग दे डोंट वांट। उन वो जो है वो लर्न करना सीख जाते हैं, वो सीख जाते हैं कि क्या चीज उनको चाहिए और क्या चीज उनको नहीं चाहिए, व्हाट दे डोंट वांट। ऑपरेंट बिहेवियर मींस वॉलंटरी और लर्न बिहेवियर, इन कॉन्ट्रास्ट टू रिफ्लेक्सिव और अनलर्न बिहेवियर। जो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी थी उससे कॉन्ट्रास्ट है, ये उससे ऑपोजिट है। जो अनलर्न बिहेवियर हमने पढ़े थे, अनलर्न उसमें पार्ट था ना एक, तो वो जो अनलर्न वाला बिहेवियर है उससे ऑपोजिट है ये, कि ऐसा बिहेवियर जो हम सीखते हैं, जो हम लर्न करते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम, उसको बोलते हैं हम ऑपरेंट बिहेवियर। और ये हम कैसे लर्न कर रहे हैं? थ्रू आर एक्सपीरियंसेस लर्न कर रहे हैं। The tendency to repeat such behavior is influenced by reinforcement or lack of reinforcement brought about by the consequences of the behavior. अब जो भी consequences हुए थे behavior के, मान लो हमने माचिस जलाई बचपन में, माचिस जलाई और हमारा हाथ जल गया। फिर हमें लगा कि नहीं यार, हमने ना शायद ज्यादा देर तक वो पकड़ लिया था इसलिए हमारा हाथ जला। हमने अगली बार फिर से माचिस जलाई और अगली बार हमने उसको ज्यादा देर के लिए नहीं पकड़ा और फिर भी हमारा हाथ जल गया। तो वो जो बिहेवियर था वो हमने री इन्फोर्स किया। अब री इन्फोर्स करके हमको पता चल गया कि नहीं, आगे से हम माचिस को हाथ नहीं लगाएंगे। मैं तो बचपन की बात करूँ वो। तो वो जो हमने सीखा वो क्या था, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस का रिजल्ट था। हमारा जो अगला बिहेवियर होगा कि हम अब माचिस को टच नहीं करेंगे क्योंकि वो डेंजरस है। तो वो जो बिहेवियर था वो था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। उस चीज को हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, कि आप बिहेवियर से सिखाओ किसी चीज को, जो बिहेवियर का रिजल्ट होगा, जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उस चीज से आप उसको लर्न करवाओ। और ये चीज इन्फ्लुएंस होती है या तो रीइंफोर्समेंट, बार बार उस चीज को करते रहो, अच्छी चीज है तो बार बार करवाते रहो, बुरी चीज है तो लैक ऑफ रीइंफोर्समेंट। लैक ऑफ रीइंफोर्समेंट का मतलब है सिर्फ एक ही बार कराओ या एक बार भी मत कराओ, लैक ऑफ रीइंफोर्समेंट।
ये दोनों चीजें हम यूज करते हैं ऑपरेंट लर्निंग में, ऑपरेंट कंडीशनिंग में। Reinforcement therefore strengthens behavior and increases the likelihood it will be repeated. अब जैसे हमने माचिस जलाई, दोनों बार हमारा हाथ जल गया, तो अभी अगली बार हम माचिस को नहीं जलाएंगे। तो रीइंफोर्समेंट ये होता है कि बार बार एक बिहेवियर को करना, सो दैट उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हमें रिपीट करना है या नहीं, वो चीज हमको पता चल जाए। A child may learn to open a box to get a candy inside. क्योंकि उसको पता है हमेशा एक बॉक्स है, उसको पता है कि उसमें कैंडी मिलेगी, तो वो उस बॉक्स को खोलने की बहुत जल्दी करेगा, बहुत एक्साइटेडली उस बॉक्स को ओपन ओपन करेगा। बट वही अगर उसको पता है कि स्टोव से या माचिस से या मैच स्टिक से उसका हाथ जलने वाला है, तो वो उसको हाथ नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी 2 बार हाथ जल चुका है। तो ये होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। इस चीज को यूज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम उनकी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकें, ताकि हम उनके बिहेवियर से ही बिहेवियर को ही यूज कर सकें उनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने के लिए। ये होता है ऑपरेंट कंडीशन में। फिर बात करते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी का मतलब होता है, अभी तक जो भी हमने सीखा वो था एक तो कंडीशनल क्लासिकल कंडीशनिंग और एक था ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में था कि जो भी हमने चीजें लर्न की हैं वो हम कैसे लर्न करते हैं, या तो हमें कोई बार बार बोल रहा है, या फिर हमने कुछ चीजें जो है वो बचपन से मतलब जीन्स से सीखी है, वो होती है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो वो जो दूसरी वाली थी ऑपरेंट कंडीशनिंग, वहां पे हम बार बार एक बिहेवियर को रिपीट करके सीख रहे थे, या क्या चीज करनी है नहीं करनी वो रिजल्ट से इन्फ्लुएंस हो रहा था, बिहेवियर के रिजल्ट से इन्फ्लुएंस हो रहा था। अब बात करते हैं सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग में हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ दूसरों को देख रहे हैं कि वो कैसे कर रहे हैं, और अगर वो हमारे मॉडल हैं जिनको हम देख रहे हैं, मतलब अगर वो हमारे रोल मॉडल हैं, तो हम वही सेम चीज को रिपीट करते हैं। लर्निंग कैन अकर बाय ऑब्जर्विंग अ बिहेवियर। किसी को ऑब्जर्व करने से जो लर्निंग होती है उसको बोलते हैं हम सोशल लर्निंग थ्योरी। एंड बाय ऑब्जर्विंग द आउटकम्स ऑफ द बिहेवियर। खुद नहीं करना, सिर्फ देख लो कि क्या हो रहा है। लर्निंग इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरों से इंफॉर्मेशन निकलवाना फ्रॉम दोज ऑब्जर्वेशन, पर्सन से भी ऑब्जर्वेशन से भी, एंड मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिहेवियर, और जो भी परफॉर्मेंस थी उस बिहेवियर की उसके बारे में डिसीजन लेना। इसका एग्जाम्पल आप, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके। जैसे एक पर्सन हमारा बॉस था, हमारे बॉस ने हमको कुछ काम दिया, हमने वो काम क्योंकि हमें आता नहीं था तो हमने बोला कि सर अभी तो हमें नहीं आता, आप करके बता दो। तो उन्होंने वो करके बताया और वो हो गए उसमें असफल, मतलब फेल हो गए उस काम को करने में, पहली बार में नहीं हुआ। तो इससे हमें क्या पता चला, एक तो हमने उनको ऑब्जर्व किया, फिर हमने ऑब्जर्व करते हुए देखा कि वो कैसे काम कर रहे हैं। जब हमने उनको ऑब्जर्व करते हुए देखा कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उसके साथ ही हमने ये देखा कि उनके बिहेवियर की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी थी, उन्होंने कैसे काम किया, और उन्होंने बीच में क्या गलती की। तो जब भी हमने ये देखा कि उन्होंने क्या गलतियां की, क्या सब कुछ किया, तो उसके बाद जब भी हम काम करेंगे तो हम उन गलतियों को अवॉइड करेंगे, और साथ के साथ जो भी उन्होंने ठीक काम किया था उन चीजों को हम रिपीट करेंगे। वो होता है सोशल लर्निंग थ्योरी। Thus, learning can occur beyond an observable change in behavior. Observation learning, sometimes called modeling results. Modeling results भी हम इसको बोलते हैं, modeling results. ये when we observe the behaviors of others, दूसरों के behavior को जब हम observe करते हैं और उसके consequences को जब हम note करते हैं, उसको बोलते हैं हम observational learning या modeling results. The persons जिससे हम वो learn करते हैं, जो भी हमें demonstrate कर रहा है वो behavior, उसको हम बोलते हैं models. Models. ये होता है social learning theory, दूसरों को देख के सीखना। फिर आता है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी क्या होता है? कॉग्निशन डिफाइंस अ पर्सन्स आइडियाज। कॉग्निटिव लर्निंग होता है एक पर्सन के आइडियाज, थॉट्स, नॉलेज, इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग, जो खुद के और एनवायरनमेंट के बारे में है। लाइक चाइल्ड मदर को देख के बोलना सीखता है, बिल्कुल।
कॉग्निटिव लर्निंग पे आते हैं। कॉग्निशन का मतलब होता है एक पर्सन की आइडियाज, थॉट्स वगैरह सब कुछ जो उसके खुद के बारे में है और इन्वायरमेंट के बारे में है, उसको बोलते हैं हम कॉग्निशन। दिस थ्योरी कंसीडर्स लर्निंग एज द आउटकम ऑफ डेलिब्रेट थिंकिंग ऑन अ प्रॉब्लम। ओवर थिंकिंग से रिलेट करती है ये। अब ये ओवर थिंकिंग वो नहीं है कि किसी पर्सन ने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, वैसे क्यों बोल दिया, वो वाली ओवर थिंकिंग की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे ओवर थिंकिंग की बात करें चीजों को एनालाइज करना। जब हम एक प्रॉब्लम को सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम उसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो पहले नहीं ध्यान में आ रहे थे, बाद में हमें ध्यान आते हैं। तो वो सब जो सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं हम कॉग्निटिव लर्निंग की। अपने आप सोचो, अपने आप एनालाइज करो और अपने आप उसको सीखो, वो होता है कॉग्निटिव लर्निंग। Learning as the outcome of deliberate thinking on a problem or situation based upon known facts and responding in an objective and more oriented manner. Known facts को आप सोचो, उसको और डीप एनालिसिस करो, खुद उसके बारे में रिस्पॉन्ड करो और ज्यादा ओरिएंटेड मैनर में रिस्पॉन्ड करो, रिस्पॉन्ड ज्यादा अच्छे से आप रिस्पॉन्ड करो. It perceives that a person learns the meaning of various objects and events and also learns the response depending upon the meaning assigned to the situation. जो भी वो मीनिंग असाइन कर रहा है, अब जब वो सोच रहा है तो हो सकता है बैक ऑफ द माइंड वो ये सोच के बैठा हो कि ये सिचुएशन तो अच्छी नहीं है, बट जैसे जैसे वो और ज्यादा क्लेरिफाई करता जाएगा अपने मन में, तो उसको पता चलता रहेगा कि सिचुएशन जो है वो कितनी कैसी है, एक्चुअल सिचुएशन जो है वो कैसी है. तो ये होता है कॉग्निटिव लर्निंग. चारों आपको थ्योरीज समझ आ गई लर्निंग की. इफेक्टिव कौन सी रहेगी? सबसे ज्यादा इफेक्टिव तो आई थिंक कॉग्निटिव लर्निंग रहेगी, क्योंकि जब हम खुद एनालाइज करके करते हैं ना चीजों को, तो सबसे बेस्ट होता है वो. बट ये चीज हम हर किसी पे नहीं लगा सकते, क्योंकि हम हर किसी को थोड़ी ना बोल सकते कि तुम खुद सोचो ऐसा क्यों हो रहा होगा. हम हर किसी को नहीं बोल सकते, फिर टीचर्स किस लिए होंगे. तो हम हर किसी को नहीं बोल सकते. हाँ, कॉग्निटिव लर्निंग को आप किसी और लर्निंग थ्योरी के साथ जरूर इन्वॉल्व कर सकते हो. मतलब कॉग्निटिव लर्निंग आप अकेले नहीं लगा सकते हो हर जगह पर. कुछ स्पेसिफिक जगहें होती हैं जहाँ पे आप उसको लगा सकते हो, और दूसरा जहाँ पे किसी और थ्योरी के साथ आप इसको कंबाइन कर सकते हो. अब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की. रीइंफोर्समेंट होती है बार बार एक चीज को रिपीट करना, बार बार एक चीज को रिपीट करवाना. और वो कितना बार बार आप कर रहे हो, कितना बार बार. तो वो जो कितना बार बार है वो पार्ट है साइकोलॉजी का. अब साइकोलॉजी क्या बोलती है? साइकोलॉजी बोलती है चार आपके रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स होते हैं. चार रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स होते हैं. एक तो होता है फिक्स्ड इंटरवल. फिक्स्ड इंटरवल का मतलब है हर 5 मिनट बाद उसको बोलते रहो कि तूने ये काम कर लिया, तूने ये काम कर लिया, तूने ये काम कर लिया. हर 5 मिनट आप उसको बोलते रहो. वो होता है फिक्स्ड इंटरवल का शेड्यूल. फिर होता है वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल. वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल होता है इन अनप्रेडिक्टेबल टाइम पे. 5 मिनट बाद बोल दिया, 7 मिनट बाद बोल दिया, 10 मिनट बाद बोल दिया, 2 मिनट बाद बोल दिया. तो मतलब ऐसे फिक्स्ड टाइम पे नहीं, वेरिएबल टाइम इंटरवल्स पे आप उसको बोलते रहो कि काम कर लिया नहीं कर लिया. फिर आती है फिक्स्ड रेशियो. फिक्स्ड रेशियो का मतलब है एक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद आप उसको रीइंफोर्स करवाना. जैसे उसको बोला कि जब 10 यूनिट्स हो जाए ना, जब तेरी 10 यूनिट्स बन जाए तब तू मुझे बताना. तो उसने 10 यूनिट्स होने के बाद हमको बताया, और हमने उसको बोला कि अच्छा ठीक है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है काम, ठीक है बिल्कुल ठीक हो रहा है, या इसमें ये कमी आ रही है तो इसको ठीक कर दे. तो वो होता है रीइंफोर्समेंट. हम बार बार हर 10 यूनिट्स को बनने के बाद उसको समझा रहे हैं कि ये ऐसे करना है. तो जब हम उसको बार बार समझा रहे हैं हर 10 यूनिट्स के बाद, तो वो रीइंफोर्स हो जाएगा, तो वो उसके बिहेवियर में आ जाएगा. रीइंफोर्समेंट फिर होता है वेरिएबल रेशियो. वेरिएबल रेशियो का मतलब है हर 10 यूनिट के बाद नहीं, हम मतलब जितनी मर्जी यूनिट्स के बाद उसको बता सकते हैं. कोई फिक्स्ड यूनिट्स हमने नहीं रखी हुई है. जैसे पहले 8 के बाद बता दिया, फिर उसको 12 के बाद बता दिया, फिर 10 के बाद बता दिया. ये होता है वेरिएबल रेशियो. ये चार टाइप के रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स होते हैं. फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो और वेरिएबल रेशियो. इंटरवल जो है ये दोनों रिलेट करते हैं टाइम से, और ये रेशियो जो है वो रिलेट करती है रिस्पॉन्स से. ये दोनों इस चीज से रिलेट करते हैं.
अब फिक्स्ड इंटरवल का रिजल्ट क्या रहेगा? फिक्स्ड इंटरवल का जो रिजल्ट है वो रहेगा मॉडरेट रिस्पॉन्स रेट। मॉडरेट रिस्पॉन्स रेट मतलब 5 मिनट में आप उससे पूछ रहे हो, वो पहले पहले तो रिस्पॉन्ड करेगा, बाद में वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सिग्निफिकेंट पॉजेस के बाद जो है वो हमें रिस्पॉन्ड मिलेगा। मैम इसके क्वेश्चंस की तरह से फ्रेम किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं? इसके क्वेश्चन सिंपली आपको कोई सिचुएशंस दे देंगे और सिचुएशन में बोल देंगे कि आप बताओ ये फिक्स्ड इंटरवल है या वेरिएबल इंटरवल है। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आने वाले। सिंपल यही ये भी पूछ सकते हैं फिक्स्ड इंटरवल क्या होता है, कौन सी इसमें से सिचुएशन है जो फिक्स्ड इंटरवल की है। तो बस उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाले हैं। मॉडरेट रिस्पॉन्स रेट विद सिग्निफिकेंट पॉजेस, मॉडरेट येट स्टेडी रिस्पॉन्स रेट। मॉडरेट येट स्टेडी रिस्पॉन्स रेट का मतलब क्या है कि जब आपको अनप्रिडिक्टेबल टाइम के बाद, जब आप उसको अनप्रिडिक्टेबल टाइम के बाद बोल रहे हो कि तूने ये काम कर लिया, तूने वो काम कर लिया, तो क्या रहेगा, जो रिस्पॉन्स रेट है वो हमेशा आता रहेगा। ठीक है, बट जब उसको ये पता है कि हाँ 5 मिनट बाद ये बॉस आने वाला है तो मैं रेडी रहूं कि मैं अच्छा काम करूं, तो वो चीज क्या है, वो होती है फिक्स्ड इंटरवल। वेरिएबल में क्योंकि आप कभी भी जा सकते हो तो उसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो हमेशा अच्छा रहेगा। फिक्स्ड रेट क्या होता है? फिक्स्ड रेट होता है, फिक्स्ड रेट में हाई रिस्पॉन्स रेट होता है क्योंकि हम यहाँ पे रीइंफोर्समेंट के बाद कुछ पॉज दे रहे हैं। जैसे हमने उसको 10 यूनिट बोला, 10 यूनिट के बाद तो हमें बताइए, अब जो भी गलती हुई हम सिर्फ उसको वो बताएंगे, उसके अलावा हम उसको और कुछ नहीं बताएंगे। तो वो जो होता है वो होता है हाई, उसमें आता है हाई रिस्पॉन्स रेट। जब हमने उसको गलती बता दी कि तूने ये ठीक नहीं किया, तो वो क्या करेगा, वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा उसके लिए, क्योंकि हमने सिर्फ गलती बताई, हमने पूरा प्रोसीजर जो है वो बार बार हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम कुछ टाइम तक तो करेंगे बट बार बार नहीं करेंगे। वेरिएबल रेशियो होता है हाई एंड स्टेडी रिस्पॉन्स रेट। वेरिएबल रेशियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रेट होता है और हमेशा आता रहता है, क्योंकि हमें उसको नहीं पता है तो वोकर को कि हम कितने टाइम बाद उसको पूछने वाले हैं कोई भी चीज, और दूसरा वो जो वर्कर है उसका ध्यान काम में लगा रहेगा क्योंकि हमने उसको एक टारगेट दिया होगा फिक्स फिनिश करने के लिए। ये होते हैं रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स। कोई डाउट यहाँ तक? हम आते हैं ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे। अगला टॉपिक है अपना लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट में ही है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन। जब आप इसके एमसीक्यूज कराओगे ना तो उसमें इनको सिचुएशंस, हाँ करूंगी मैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या होता है? ये एक टेक्निक है जिससे हम मैनेजमेंट करते हैं पर्सोनल की, मतलब लोगों की मैनेजमेंट करते हैं। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक टेक्निक है जिससे कि उनके जो ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल रिलेटेड बिहेवियर है, वर्क रिलेटेड बिहेवियर्स हैं, उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन में बेसिकली जो भी उनके बिहेवियर्स हैं, अब ये बिहेवियर्स वो नहीं है कि बच्चा जिद्दी है तो हम उसको ठीक कर देंगे, वो वाले नहीं। जो सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हमारे काम से रिलेटेड बिहेवियर्स हैं, हम उन चीज़ों को यहाँ पर ठीक करेंगे और उन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। Organizational behavior modification for is a technique for personnel management. Personnel management is लोगों की मैनेजमेंट करना, that focuses on improving observable and measurable जो भी बिहेवियर्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और जो भी बिहेवियर्स हमारे काम पे इम्पैक्ट कर रहे हैं और उनको हम मेजर कर सकते हैं, वर्क रिलेटेड बिहेवियर्स। जैसे कि बार बार वो पर्सन जो है वो एब्सेंट हो रहा है काम से, तो उस चीज को हम इम्प्रूव करने के तरीके निकालेंगे। टार्डीनेस, बहुत ज्यादा जल्दी थक जाता है, वो चीजों को इम्प्रूव करने के तरीके निकालेंगे और वो जो तरीके निकालेंगे उसको बोलते हैं हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन।
बट ऑल्सो इंक्लूड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। इसके साथ साथ हमें क्वालिटी और क्वांटिटी में भी ध्यान रखना है कि कहीं वो चीज ना हिल जाए मॉडिफिकेशन करते हुए। Organizational behavior modification argues for intervention to encourage desired performance behavior। जो भी हमें desired performance है, जो भी हमें behavior चाहिए, उस चीज को ये encourage करता है, और undesired behavior जो भी हमें नहीं चाहिए उस चीज को ये discourage करता है कि वो चीज नहीं होनी चाहिए, desired undesired वाला नहीं होना चाहिए, और जैसा हम चाहते हैं वैसा ही एक एम्प्लॉय बिहेव करे इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अब इसमें और देख लेते हैं और क्या क्या है। फ्रेड लुथान्स एंड क्रीटनर डेवलप दिस टेक्निक। इन दोनों ने ये डेवलप किया था मिलके। Organizational behavior modification can also be used to motivate the employees. Employees को motivate करने के लिए भी इसको यूज करते हैं and improve the organization's effectiveness. ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर रही है, उस चीज को भी हम इम्प्रूव करते हैं, और एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए ये काम होता है। तो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन आप लोगों को क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि हम इसको और आगे करने वाले हैं अभी। अपनी लेवल पे मैनेजमेंट करनी है ना। हाँ जी। सबसे पहले आते हैं डिजायर्ड बिहेवियर। अब इसको करना कैसे, ये वो चीज है कि कैसे करना है, कैसे करोगे आप। पहले तो आप ये देख लो डिजायरेबल बिहेवियर क्या है आपके, क्या आप चाहते हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल बिहेवियर, और कहाँ पे उनसे प्रॉब्लम है वो चीज आप आइडेंटिफाई कर लो। फिर कितनी प्रॉब्लम है मेजरमेंट कर लो, कितनी प्रॉब्लम है वो चीज देख लो। फिर हम करेंगे फंक्शनल एनालिसिस, कैसे ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक करने के बाद हम उसमें करेंगे इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब है कि उसको ठीक करवाएंगे, और जब ठीक हो गया तो हम उस पर करेंगे इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन करने के बाद हम फीडबैक लेंगे, फीडबैक के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या हमारा डिजायर्ड बिहेवियर अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। और ये जो मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर है और डिजायरेबल बिहेवियर है, इसके बीच में भी आता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब है देखना कि कितनी प्रॉब्लम है, क्या चीज जो है वो मिसिंग है हमारे डिजायरेबल बिहेवियर में, और जो चीज हमें नहीं चाहिए उस चीज को हमें निकालना कितना है। ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन। एक एक करके इन सारे स्टेप्स की बात करते हैं। आइडेंटिफाई अनडिजायर्ड बिहेवियर। अनडिजायर्ड बिहेवियर को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे करोगे, ये चार क्वेश्चंस को पूछ के। इन सारे इस टाइप के क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हो। कैन द बिहेवियर बी रिड्यूस्ड टू ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इवेंट्स। क्या हम उस बिहेवियर को कम कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला पर्सन है। अब गुस्से वाला पर्सन जरूरी नहीं कि हमेशा खराब हो, ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि वो जो गुस्सा है वो यूज हो सकता है, उसकी अग्रेसिवनेस जो है वो उसकी यूज हो सकती है टू वर्क। वर्क काम के टाइम पे भी हम उसकी जो अग्रेसिवनेस है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे विराट कोहली, कैन इट बी काउंटेड हाउ ऑफन ईच बिहेवियर अकर्स। कितना कितना वो बिहेवियर अकर होता है, वो चीज क्या हम काउंट कर सकते हैं। क्या मतलब जैसे वो हमेशा गुस्से में रहता है, क्या वो हमेशा ही गुस्से में रहता है, क्या वो कभी शांत नहीं होता, तो वो चीज क्या हम काउंट कर सकते हैं, वो चीज पूछ लो। What should the person do before a behavior is recorded? उससे पहले क्या करना चाहिए ताकि वो बिहेवियर को रिकॉर्ड किया जा सके। जैसे एंग्रीनेस है, अग्रेसिवनेस है, अगर वो अग्रेसिवनेस अच्छी है, उसका काम पे अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, तो हम कैसे उस अग्रेसिवनेस को लेकर आ सकते हैं। और अगर वो अग्रेसिवनेस काम के लिए अच्छी नहीं है, वो मतलब इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गया कि वो सिस्टम तोड़ने लग गया, ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ने लग गया, तो वो चीज ऑफिस के लिए अच्छी नहीं है। तो उस बिहेवियर को कैसे हटाना है, उसके लिए क्या किया जाए, वो चीज आप देख लो। डज इट इन्वॉल्व इन इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस रिलेटेड बिहेवियर। क्या वो परफॉर्मेंस रिलेटेड बिहेवियर है या वो नॉर्मल है, मतलब उसका इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चीज क्या चेक करो। मैम इसमें फिर उसका डिसमिसल होगा, नहीं डिसमिसल नहीं होगा, हम पहले तो ट्राई करेंगे कि वो चेंज हो सके। हाँ, अगर ऑफिस का फर्नीचर तोड़ देगा ऑब्वियसली उसका फिर डिसमिसल ही होगा।
अब हमने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या प्रॉब्लम है, फिर हम करते हैं मेजरमेंट, कितनी प्रॉब्लम है। मेजर द करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिहेवियर, जो भी करंट फ्रीक्वेंसी है बिहेवियर की, वो चीज आप मेजर करो टू ऑफर अ बेसलाइन किसकी, अगेंस्ट विच इम्प्रूवमेंट कैन बी मेजर्ड। जैसे हमें कितनी एग्रेशन चाहिए और कितनी उसमें अग्रेशन है, उन दोनों को आप मेजर करो और उसके बीच में देखो कि क्या डिफरेंस है, कैसे हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं। बेस लाइन देखो बस कि कितना हमको ठीक करना है। फिर आप करो एनालिसिस। एनालिसिस में क्या करेंगे हम, डिटरमाइन द ट्रिगर्स और एंटीसीडेंट्स फॉर हिज बिहेवियर। ट्रिगर्स या एंटीसीडेंट्स का मतलब है जब वो बिहेवियर हो रहा है उससे पहले क्या चीज ऐसी हो रही है, उससे पहले क्या चीज ऐसी हो रही है जो उस बिहेवियर को ट्रिगर कर रही है। जैसे उसको गुस्सा आ रहा है, तो उससे पहले, गुस्सा आने से पहले क्या चीज ऐसा हो रहा है, क्या इवेंट ऐसा हो रहा है, उस चीज को आप देखो। ऑल्सो इस्टेब्लिश द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं अब उस गुस्सा आने के, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब है वो गुस्सा आना और उसके लिए अच्छा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छा हो रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। न्यूट्रल है, कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा ऑर्गेनाइजेशन पे, या वो नेगेटिव हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का काम खराब हो रहा है। ये सब चीजें अराइज होती हैं इस बिहेवियर से, और ये चीज सब चीजें आपको एनालाइज करनी है अंडर दिस स्टेप। तो इसमें हम करेंगे तीन चीजें, एनालिसिस ऑफ रीइंफोर्समेंट हिस्ट्री, कैसे कैसे वो बिहेवियर जो था वो बार बार हो रहा है, इस चीज का आप एनालाइज करो। यूज सेल्फ रिपोर्टिंग मेजर्स को आप यूज करो, उसी को बोलो कि जब तुझे ऐसा लगे ना तो हमें बताना। सिस्टमैटिक ट्रायल एंड एरर टू आइडेंटिफाई रीइंफोर्समेंट, ट्रायल एंड एरर करो कि उसको इस चीज से गुस्सा आ रहा है, नहीं आ रहा, उसको इस चीज से आ रहा है, नहीं आ रहा, उसको इस चीज से आ रहा है, हाँ इस चीज से आ रहा है, तो वो ट्रायल एंड एरर करो। ट्रायल एंड एरर मतलब बार बार ट्राई करते रहो, देखते रहो कहाँ पे उसको गुस्सा आ रहा है। तो वो एनालाइज करने का पार्ट है ये, कि हम कैसे उसको एनालाइज करेंगे। पहले तो ट्रिगर्स देखो, एंटीसीडेंट्स देखो, और क्यों कितनी बार वो एंटीसीडेंट्स उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं वो चीज देखो, और कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं। फिर आता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं, हम उसको चेंज करने की ट्राई करेंगे। डेवलप एन इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी। अब ऐसा नहीं कि उसको जाके बोल दिया कि गुस्सा नहीं करना, तो ऐसे तो वो तुम्हें गुस्से में मारेगा, ऐसे नहीं करना। एक स्ट्रैटेजी बनाओ, और स्ट्रैटेजी बना के उस बिहेवियर को आप री इन्फोर्स करो। डेवलप अ स्ट्रैटेजी, इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी टू री इन्फोर्स डिजायर्ड बिहेवियर। जो भी हमें चाहिए उस चीज को री करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाओ। जो भी डिसफंक्शनल बिहेवियर था, जो भी अनडिजायर्ड बिहेवियर था, उसको वीकन करने के लिए, कमजोर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाओ। दो, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे कि जो हम चाहते हैं डिजायर्ड बिहेवियर तो री हो जाए, उसमें चला जाए, और जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है वो निकल जाए। बाय यूजिंग पॉजिटिव री, कैसे करेंगे हम, अब यहाँ पे नेगेटिव री काम नहीं आएगी। यहाँ पे आप ट्राई करो कि आप पॉजिटिव री का यूज करो और करेक्टिव फीडबैक लो। करेक्टिव फीडबैक का मतलब है उसके आसपास वाले लोगों से पूछो क्या तुम्हें लग रहा है कि ये ठीक हो रहा है, तो वो सब चीजें आप ध्यान दो। वेयर इट कैन बी नोटेड दैट पनिशमेंट माइट बी नेसेसरी इन सम केस, मतलब कुछ केसेस को छोड़ के आप पॉजिटिव री पे ही ध्यान दो। क्योंकि अगर कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपको लगता है कि पनिशमेंट करने से फायदा होगा, तो आप पनिशमेंट करो। अगर नहीं लग रहा है, ऐसा कोई केस नहीं है, तो आप सिर्फ पॉजिटिव री पे ही ध्यान दो। फॉर इंस्टेंस टू कर्व अनसेफ बिहेवियर को कर्व करने के लिए, जैसे एक पर्सन है, उसने बहुत हाइट पे जाके काम करना है। अब हाइट पे जाके काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने सारे सेफ्टी मेजर्स उसको दिए हुए हैं, हेलमेट और वो जो बेल्ट होती है वो सब उसको दिया हुआ है। बट वो उस बेल्ट को बिना लगाए, हेलमेट को बिना पहने ऊपर चढ़ गया और काम करने लग गया। तो इस चीज को आप ठीक करने के लिए क्या करोगे, आप उसको पनिशमेंट दोगे, क्योंकि आपने पॉजिटिव री करके देख लिया होगा। पॉजिटिव री कैसे की होगी, सब लोगों को वो ऑर्गेनाइज जो टूल्स हैं वो देके, जो सेफ्टी टूल्स हैं वो देखे, इस तरीके से आपने पॉजिटिव री की होगी। बट जब पॉजिटिव री काम नहीं आई, तो आप नेगेटिव री ट्राई करो, और नेगेटिव री में आप दोगे पनिशमेंट, कि पनिशमेंट ले लो कि तुम 2 दिन तक वो काम नहीं करोगे, ठीक है, तुम 2 दिन तक ऑफिस नहीं आओगे, तुम्हारी सैलरी कट जाएगी, वो सब उस तरीके की आप पनिशमेंट दे दो। और ये होती है अनसेफ बिहेवियर को कर्व करने के लिए, ठीक करने के लिए। डेवलप एन इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी, एक इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी डेवलप करो ताकि आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को भी ध्यान दे सको, जैसे कि स्ट्रक्चर्स, प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजीज, ग्रुप्स एंड टास्क। इस तरीके की स्ट्रैटेजी डेवलप करो कि जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आप उन लोगों को भी इन्वॉल्व कर सको।
इसमें आती हैं 3 चीजें। आप अप्लाई द राइट स्ट्रैटेजी, कैसे अनफोर्सीन इवेंट्स को, सूटेबल टाइप के अनफोर्सीन इवेंट्स को ध्यान रख के उन चीजों को यूज करके। जैसे कि आप उसको अचानक से बोल दो कि जाओ कहीं घूम के आओ, तो वो होते हैं अनफोर्सीन इवेंट, क्योंकि उसको ना पता चले कि ये चीज हो सकती है। मेजर टू इस्टेब्लिश दी फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर आफ्टर इंटरवेंशन, इंटरवेंशन करने के बाद जो भी आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर है उस चीज को आप मेजर करने की तैयारी करो। मेंटेन डिजायर्ड बिहेवियर बाय यूजिंग एप्लीकेबल रीइंफोर्समेंट स्कीम, जो भी स्कीम अब आपने ट्रायल एंड एरर करके जो भी स्कीम निकाली थी उस चीज को आप रीइंफोर्स करते रहो। ये हो गया इंटरवेंशन। अब आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब ये देखना कि जो भी आपने किया क्या वो ठीक था या नहीं था, उसको बोलते हैं हम इवैल्यूएशन। यहाँ तक कोई डाउट? अब आते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस पे। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हमने पहले भी पढ़ा है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कॉन्टिन्यूसली अपनी जो कैपेसिटी है उसको इन्हांस करती रहती है, उसको एक्सपैंड करती रहती है, बढ़ाती रहती है, ताकि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोगों को कुछ नए थिंकिंग पैटर्न्स मिल सके, वो नए तरीके से सोच सके, उनकी वो जो लोग हैं वहाँ पे काम करने वाले उन लोगों की डेवलपमेंट हो सके। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑर्गेनाइजेशंस वेयर पीपल कॉन्टिन्यूअली एक्सपैंड देयर कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी को वो कॉन्टिन्यूअसली एक्सपैंड करते रहते हैं, ताकि कैसे क्यों एक्सपैंड करें वो, ताकि उनको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल सके। द रिजल्ट्स आर ट्रूली डिजायर्ड वेयर न्यू एंड एक्सपेंसिव पैटर्न्स, न्यू एंड एक्सपेंसिव पैटर्न्स, एक्सपेंसिव मतलब बड़े, जो बहुत बड़े होते हैं वो पैटर्न आप यूज करो थिंकिंग के, आर नर्चर्ड where collective aspirations are set free and where people are continuously learning to see the whole together। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, सब लोगों को कुछ भी सोचने की, कुछ भी कलेक्टिव एस्पिरेशंस की आज़ादी है, जहाँ पे लोग कॉन्टिन्यूसली कुछ नया सीख रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पे लोग हर रोज कुछ नया सीख रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अब लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करती है? इट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, यूज लर्निंग टू रीच देयर गोल्स। ठीक है, लर्निंग को यूज करती हैं ताकि गोल्स पे रीच किया जा सके। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को ध्यान देती हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को लिंक करती हैं विद ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। इंक्वायरी एंड डायलॉग को फोस्टर करती है। इंक्वायरी एंड डायलॉग का मतलब है कोई भी पर्सन जब कुछ पूछ रहा है तो उस चीज को प्रमोट करना, और डायलॉग का मतलब होता है उस जब वो सजेशन दे रहा है उस चीज को फोस्टर करना या प्रमोट करना। मेकिंग इट सेफ फॉर पीपल टू शेयर ओपनली एंड टेक रिस्क। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोग खुल के बात कर सकते हैं, खुल के अपने आइडियाज दे सकते हैं और खुल के रिस्क ले सकते हैं। एम्ब्रेस क्रिएटिव टेंशंस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड रिन्यूअल। क्रिएटिव टेंशंस का मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोचना। अब जब प्रॉब्लम के सोल्यूशंस के बारे में सब लोग मिलके सोचेंगे तो सब लोगों की जो क्रिएटिविटी है वो इम्प्रूव होगी और उससे एक नया सोर्स ऑफ एनर्जी निकल के आएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। आर कॉन्टिन्यूसली अवेयर ऑफ एंड इंटरेक्ट विद एन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूसली अवेयर रहते हैं कि उनके एनवायरमेंट में क्या चल रहा है। ये होती है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे काम करने वाले लोग, सब लोग क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। इसमें कोई डाउट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में? अब हम बात करते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक टीम्स के बारे में। टीम्स क्या होती हैं? टीम्स होती हैं वो सारे लोग, जब बहुत सारे लोग मिलके इकट्ठा काम कर रहे होते हैं। क्या काम कर रहे होते हैं? कि इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट टास्क, इंडिपेंडेंट नहीं इंटरडिपेंडेंट, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब सब लोग एक ही गोल की तरफ काम कर रहे हैं और उस एक गोल के लिए को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। A team is defined as a group of people who perform interdependent task, जो कि interdependent task perform करता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो निर्भर होते हैं टास्क वो होते हैं interdependent task।
टू वर्क टुवर्ड्स accomplishing a common mission, एक कॉमन मिशन को accomplish करने के लिए ये काम कर रहे हैं या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम टीम. Some teams have a limited life. For example, a design team developing a new product. अब इसमें से कुछ ऐसी टीम्स होती हैं जिनकी लिमिटेड लाइफ होती है, कुछ ऐसी टीम्स होती हैं जो परमानेंट होती है. तो वो कौन कौन सी टीम्स होती हैं, क्या क्या उनके टीम्स के टाइप होते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं अभी आपको. सबसे पहली टीम होती है सिंपल वर्क टीम. सिंपल वर्क टीम क्या होता है? सिंपल वर्क टीम होती है जिनकी जो बेसिकली लो टास्क कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हाई टीम फ्लूइडिटी होती है. मतलब कि जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं ये बहुत सिंपल होती है. एक ग्रुप होता है जो कि डे टू डे एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, जैसे कि स्टेशनरी खत्म हो गई, स्टेशनरी ले आओ. वो सब जो एक्टिविटीज होती है सिर्फ सपोर्टिंग एक्टिविटीज को ही करता है. मतलब जो मेन एक्टिविटीज होती है उससे सपोर्टिंग एक्टिविटीज जो होती है, जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज को करने वाली टीम होती है वो होती है सिंपल वर्क टीम. Dealing with issues that require input from more than one person or to generate commitment from employees, ये सब होती है simple work teams. फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टीम. एडमिनिस्ट्रेटिव में हाई टास्क कॉम्प्लेक्सिटी होती है. इसका मेन काम होता है जो भी आपके टीम्स हैं सारी, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स हैं, उन सारे ग्रुप्स को एडमिनिस्ट्रेट करना, प्रॉपर्ली मैनेज करना. बट लो टीम मेंबरशिप फ्लूइडिटी, मीनिंग दैट द प्रॉब्लम्स द टीम डील्स विद आर कॉम्प्लेक्स बट पीपल स्ट्रीम इन एंड आउट ऑफ द ग्रुप. लोग जो है इस टीम में, इस टाइप की टीम्स में अंदर या बाहर होते रहते हैं. द गोल ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव टीम इज टू प्रॉब्लम सॉल्व. प्रॉब्लम सॉल्विंग की का इसका गोल है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी टीम को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको सॉल्व करना. देन सेल आइडियाज टू द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये होती है एडमिनिस्ट्रेटिव टीम. बेसिकली कुछ ऐसी टीम जो सारी टीम्स को मैनेज कर रही होती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रही होती है. क्रॉस डिपार्टमेंटल टीम्स क्या होती हैं? क्रॉस डिपार्टमेंटल टीम्स होती हैं जो कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट मतलब आपस में रिलेट करती है, जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेकर चलती है. वो होती है क्रॉस डिपार्टमेंटल टीम्स. एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, एक आईटी डिपार्टमेंट है, एक कोई और डिपार्टमेंट है. उन तीनों डिपार्टमेंट से हमने दो दो लोग मिलाए और एक टीम बना दी. अब उन लोगों का काम क्या होगा? इन तीनों टीम्स को इकट्ठे चलाना, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना, रूल्स सेट करके रखना, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना. उसको बोलते हैं हम क्रॉस डिपार्टमेंटल टीम्स. फिर होती है प्रोसेस टीम्स. प्रोसेस टीम्स होती हैं वो टीम्स जो हाई कॉम्प्लेक्सिटी टास्क करती हैं. अब ये टीम्स होती हैं वो टीम्स जो एक्चुअल काम कर रही हैं जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है. क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में काम करते हैं. डिपार्टमेंटल एफिलिएशन कोई नहीं होती, इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं. मतलब जैसे प्रोसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें जो भी टीम्स हैं अलग अलग, वो टीम्स अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रही होंगी, जो भी उनको गोल्स दिए हुए हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए. किसी और डिपार्टमेंट पे ये डिपेंड नहीं करती. फिर आती हैं सेल्फ मैनेज टीम्स. सेल्फ मैनेज टीम्स होती हैं वो टीम्स जो कि अपने आप ही सब कुछ मैनेज कर लेती हैं. मैनेजर्स भी वही हैं, वर्कर्स भी वही हैं, सब कुछ वही है. मैनेजरियल कंट्रोल उनका अपने आप पे ही है. वो होती है सेल्फ मैनेज टीम, जिनको ऊपर कोई और पर्सन नहीं चाहिए खुद को मैनेज करने के लिए. फिर एक होती है वर्चुअल टीम्स. ये टीम्स आजकल आ गई हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन है. तो वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन कंपनीज का जब से कॉन्सेप्ट आया है तब से आई है वर्चुअल टीम्स. ये वो टीम्स होती हैं जो आपस में कभी मिले नहीं हैं, हमेशा सिर्फ वर्चुअली ही कनेक्टेड रहे हैं. जैसे आप लोगों सारे, आप लोग आई थिंक आपस में कभी मिले नहीं हो बट आप सब लोग वर्चुअली कनेक्टेड हो. तो ये जो वर्चुअली कनेक्शन वाली टीम्स होती है इसको बोलते हैं हम वर्चुअल टीम्स. बहुत कम सोशल इंटरेक्शन होती है, सिर्फ काम के लिए ही आपस में बात करते हैं. ये होती है वर्चुअल टीम्स, जो बेसिकली ऑनलाइन कंपनीज इन सब चीज़ों ने कॉन्सेप्ट इसको जो कॉन्सेप्ट लेकर आई है वो है वर्चुअल टीम्स का. तो ये था आज की क्लास. आपको कोई भी डाउट आज की क्लास में? ओके, ठीक है, चलो हम कल मिलते हैं. अभी आई थिंक हमारे 2 लेक्चर्स और जाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, और फिर हम अपना स्टैटिस्टिक्स का पार्ट शुरू कर सकते हैं. तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे बता देना. हम कल मिलते हैं फिर. बाय, थैंक यू.